हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर मई 2026 एग्जाम्स। ओके, सो अमेंडमेंट वीडियो शुरू करने से पहले ये जो अमेंडमेंट नोट्स हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ में ये नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अब सर, अमेंडमेंट्स कितने हैं, ज्यादा है, कम है, डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है, ओवरऑल क्रक्स क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूं। अमेंडमेंट्स बहुत ही कम दिए हुए हैं एंड बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स यहाँ पर किए गए, सो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट्स का जो वेटेज है वो तकरीबन 10 से 15 मार्क का हर एग्जाम में देखने को मिलता है, राइट। सो बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग यहाँ पर सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। सबसे पहला चैप्टर हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी का है। इसके अंदर शेड्यूल 3 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। शेड्यूल 3 हमारा बात करता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। अब वहां पर आपने देखा होगा पैरा नंबर 8। ठीक है, पैरा नंबर 8 के अंदर दो क्लोजेस थे, ए एंड बी। क्लोज नंबर ए बात करता था इनबाउंड सेल्स के बारे में। ठीक है, जब आपने कोई भी गुड्स को वेयरहाउस में रखवाया हुआ है और बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आप उन गुड्स को सेल कर देते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। एंड देन क्लोज नंबर बी जो है वो बात करता है हाई सी सेल ट्रांजैक्शन, है ना। जब गुड्स हाई सी में थे, आपने इंडिया में क्लियर नहीं करवाया एंड उस दौरान आपने उन गुड्स का टाइटल जो है वो ट्रांसफर कर दिया या इंडोर्स कर दिया, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगता था। अब यहां पर एक नया क्लोज इंसर्ट किया है, क्लोज नंबर डबल ए। ठीक है, अब ये क्लोज क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन अ फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। मतलब समझना, मैंने कोई भी गुड्स जो है यहां पर एसईजेड एरिया में रखे हुए हैं, ठीक है, वेयरहाउस कराया हुआ है। सो एसईजेड एरिया के वेयरहाउस में मैंने गुड्स रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको क्लियर करना है तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं उनको एक्सपोर्ट कर दूं, राइट, या तो आप एक्सपोर्ट करोगे या फिर डीटीए में उसको सेल कर दोगे। सो एक्सपोर्ट भी नहीं किया है, डीटीए में सेल भी नहीं किया है, बिफोर क्लियरेंस आपने उन गुड्स को किसी और व्यक्ति को सेल कर दिया जब वो गुड्स इस वेयरहाउस में ही पड़े हुए थे, तो ये ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली हमारा टैक्सेबिलिटी इस पे नहीं रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा आरसीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड। अब यहां पर पहला मेजर चेंज जो है वो हमारा जीएसटी के रेट्स में किया हुआ है, राइट। सो आपको पता होगा 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 लेकर के आई थी गवर्नमेंट और उसके अंदर काफी सारी चीजें चेंज की गई थी, है ना। लेकिन मेजरली जो चेंजेस थे वो रेट्स के थे और रेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये जो जीटीए का रेट था। अब जीटीए के केस में आपको याद होगा दो चीजें, जीटीए के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट करके खुद ही टैक्स का पेमेंट करे, 12% की रेट यहां पर लगती थी। एंड अगर वो रिवर्स चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट करता है, देन जो रेसिपेंट रहेंगे, जो 7 स्पेसिफाइड रेसिपेंट होते हैं, वो यहां पर आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करते हैं। ठीक है, और उस केस में 5% का रेट था। अब वहां पर जो 12% का रेट था ना, उसको चेंज करके 18% कर दिया गया है। सो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन अगर ऑप्ट कर रहा है जीटीए तो उसको 18% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना रहेगा, राइट। दूसरी चीज सर, रेट तो हम एक एंट्री और है जिसमें भी पढ़ते हैं, वो एंट्री था हमारा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जहां पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, वहां पर भी दो ऑप्शन है, देखिए मैं आपको नोट से भी लिंक करवाता हूं, है ना। तो ये चार्ट हमने देखा है कि आप जो है 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, रेट जो है हमारा 5% होना चाहिए, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए एंड रेसिपेंट हमारा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तीनों कंडीशन कम्युलेटिवली फुलफिल होती है तो फिर आरसीएम यहां पर लगाया जाता है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में देखिए, आप अगर जीएसटी का रेट 12% ऑप्ट करते हो तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगता है। ठीक है, अब सर क्या यहां पर भी चेंज किया क्या, क्योंकि 12% की तो रेट ही हटा दी गई है ना। अब 12% एंड 28% ये दोनों रेट्स हटा दी गई है, तो क्या यहां पर चेंज नहीं आया है क्या? बिल्कुल चेंज आया है यहां पर भी। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने चेंज तो यहां पर कर दिया है, लेकिन हमारा जो आरसीएम का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के अंदर अभी भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज 12% ही रखा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आए तो सर अपने को क्या लिखना है, 12% लिखोगे तो भी सही है, 18% लिखोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, सो दोनों आंसर यहाँ पर सही रहेंगे, लेकिन इस फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन के पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं। जनरली हमारे को आरसीएम वाला साइड पूछता है ना, सो हमको ये 3 कंडीशन ध्यान रखना रहता है कि 5% होना चाहिए, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, देन आरसीएम लगता है। ठीक है जी, चलो दूसरा चेंज किया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर। सो सेक्शन नंबर 9(5) हमने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, 9(5) क्या बात करता है सर, जनरली सप्लायर जो है, सप्लायर हमेशा टैक्स का पेमेंट करता है ना, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई किए गए आरसीएम के नोटिफिकेशन में, उन केसेस के अंदर रेसिपिएंट को जिम्मेदारी दी है कि वो यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। लेकिन सेक्शन नंबर 9(5) क्या बोलता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि सप्लायर भी छोटा आदमी है, रेसिपिएंट भी छोटा आदमी है, लेकिन इन दोनों को जो मिलवा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर,
ये बड़ा आदमी है, तो फिर ये ईसीओ जो है यहाँ पर 95 के अंदर टैक्स का पेमेंट करता है, राइट। अब 95 के अंदर आपको ध्यान हो तो 4 सर्विसेज नोटिफाई की गई थी। पहला था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, उसके अंदर ओमनी बस को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ओमनी बस के केस में ध्यान रखना कि सप्लायर जो है वो कंपनी नहीं होना चाहिए। देन दूसरा हमने देखा अकोमोडेशन सर्विसेज, तीसरा हमने देखा हाउस कीपिंग सर्विसेज, एंड चौथा था हमारा रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये 4 सर्विसेज हमारी नोटिफाई की गई थी। इन 4 सर्विसेज के केस में हमारा जो ईसीओ है वो यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करता था। अब उसके अंदर एक अमेंडमेंट और किया गया, एक एंट्री और ऐड की गई है, ठीक है। तो वो बात करता है लोकल डिलीवरी सर्विसेज। कोई भी व्यक्ति लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहा है except where the person supplying such services through ECO is liable for registration under GST. So अगर सप्लायर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो फिर वो ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेगा। ये सेम वैसा चीज है जैसा हमने अकोमोडेशन सर्विस के केस में देखा, हाउस कीपिंग सर्विस के केस में देखा। इन दोनों के एक्सेप्शन क्या थे कि हमारा जो सप्लायर है वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो फिर वही टैक्स पे करेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन लिमिट उसका एक्सीड नहीं किया है तो फिर उस केस में ईसीओ टैक्स पेमेंट करता था। यहां पर भी सेम चीज दी गई है कि लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है और सप्लाई लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर ईसीओ यहां पर टैक्स का पेमेंट करेगा, ठीक है। जनरली आपके देखा होगा पोर्टर हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, इनमें क्या होता है काफी सारे डिलीवरी सर्विसेज दी जाती है। अब ईसीओ खुद भी दे सकता है या फिर कोई और व्यक्ति जो है डिलीवरी का सर्विस दे रहा है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये पोर्टर के ऊपर वो व्यक्ति आकर के अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो इस केस में जो ईसीओ है वो यहां पर टैक्स का पेमेंट करेगा अंडर सेक्शन 95, राइट। चलो सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 दैट इज एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, ठीक है। अब एग्जेम्पशन के अंदर दो तरह के चेंजेस है। पहला जो हमारा एग्जिस्टिंग एंट्री में कुछ चेंज किया गया है। तो एक एंट्री आपको ध्यान होगा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो बाय रोड, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड कर रहे हो तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन थे। पहला जीटीए एंड दूसरा कुरियर एजेंसी, मतलब सिर्फ इन दो के केसेस में टैक्स यहां पर लगाया जाता था। दूसरा अगर आप सर्विसेज दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का बाय इनलैंड वाटरवेज तो भी वो एग्जेम्पशन में कवर था। अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन और इंसर्ट किया गया है, और एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्विसेज, देखो लोकल डिलीवरी सर्विस भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं गुड्स का, बाय रोड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एंट्री में वो यहां पर नहीं आएगा, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो चाहे देखो यहां पर दोनों चीजें खबर हो गई, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईसीओ, मतलब ईसीओ खुद सर्विस दे रहा है तो ईसीओ खुद ही टैक्स का पेमेंट करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहा है तो वो इस केस में ईसीओ यहां पर लाइबल रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 95, राइट। तो दोनों ही केसेस में टैक्स तो लगाया जाएगा, वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होगा। समझ में आया। अब सर हमको ये तो समझ आ गया कि इस एंट्री के अंदर हमारा लोकल डिलीवरी सर्विसेज कवर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, देखो जीटीए के केस में तो हमारा टैक्स लगता है ना, जीटीए के केस में तो लगता है। तो जीटीए का डेफिनेशन भी यहां पर अमेंड किया गया है, और क्या बोला देखो, जीटीए मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज अ कंसाइनमेंट नोट। पहला डेफिनेशन यहीं तक था। अब इसमें एक लाइन और क्या ऐड की है, बट इट डज नॉट इंक्लूड ईसीओ बाय और थ्रू होम द सर्विसेज ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड। सो लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो वो जीटीए के अंदर भी कवर नहीं होगा। समझ में आया। सो ना उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, ना ही वो जीटीए के अंदर कवर होगा। ओवरऑल अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो समझो, अगर आप यहां पर लोकल डिलीवरी सर्विस दे रहे हो, ठीक है, लोकल डिलीवरी सर्विस दी जा रही है, तो इस केस में ध्यान रखना है, अगर सप्लायर जो है, अगर लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय ईसीओ, ईसीओ खुद अगर सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में ईसीओ खुद ही टैक्स का पेमेंट करेगा, टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर खुद टैक्स पे करेगा। दूसरा केस, अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है थ्रू ईसीओ, ठीक है, कोई और व्यक्ति ईसीओ के थ्रू यहां पर सर्विसेज दे रहा है, इस केस में ध्यान रखना, अगेन दो चीजें हो जाएगी। जो व्यक्ति ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहा है वो सप्लायर अगर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो फिर उस केस में वही व्यक्ति फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेगा, सप्लायर, राइट। लेकिन अगर वो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में हमारा ईसीओ जो है वो यहां पर टैक्स का पेमेंट करेगा।
समझ में आया? सो ये चार्ट दिमाग में रखोगे, कभी भी गलती आपको नहीं होगा, राइट? चलिए, अब ये तो हमारा अमेंडमेंट था जो एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन है उसमें। अब दूसरा एक नया एंट्रीज यहाँ पर जो है 2 एंट्रीज नई इंसर्ट की गई है। पहला है एंट्री नंबर 36C एंड देन एंट्री नंबर 36D। अब आपको याद होगा जब जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आए थे तो हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम था एंड हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया था, राइट? क्योंकि देखो यार, इंडिया में पहले से अवेयरनेस नहीं है, पहले से और जीएसटी लगाएंगे तो लोग कम लेंगे उसको, पॉलिसीज को, इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए जीएसटी वहां पर हटा दिया गया था, राइट? तो अब समझो, सर्विसेज प्रोवाइड की गई है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। इंश्योरर ने इंश्योर्ड को जो भी सर्विसेज दी लाइफ इंश्योरेंस का, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, मतलब इंश्योर्ड ग्रुप नहीं होना चाहिए, राइट? एंड दूसरी चीज, अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड किया गया किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा टू द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप, तो भी यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब सर ग्रुप क्या होता है समझेंगे हम लोग, पहले देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, राइट? सो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस मीन्स effecting of contract which provides for sickness benefit or medical, surgical, hospital expenses, benefits whether inpatient or outpatient, travel covers, personal accident cover, ये सारे हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने लिया है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल ने पॉलिसी लिया है, तो उसने जो भी प्रीमियम पे किया होगा उस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप है तो उसको यहां पर जीएसटी पेमेंट करना रहेगा, राइट? सो अब कॉमन पॉइंट अगर देखें, दिस एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वेयर द इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल। इंश्योर्ड कौन होना चाहिए? या तो कोई इंडिविजुअल है या कोई इंडिविजुअल या उसका फैमिली हो सकता है, ठीक है? अब फैमिली क्या कहलाएगा? सो फैमिली शैल इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड एज फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था इंश्योरेंस का, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी लोग फैमिली के अंदर बताए गए, वो लोगों का अगर इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप है तो इंश्योरेंस नहीं, जीएसटी जो है उस पर लगाया जाएगा। अब ग्रुप क्या होता है सर? ग्रुप्स मींस अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु जॉइंस टुगेदर विद अ कॉमनलिटी ऑफ पर्पसेस और फॉर एंगेजिंग इन अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन अवेलिंग इंश्योरेंस। मतलब समझो, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज काम करता है, मैंने क्या किया, सबका यहां पर लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया या फिर सबका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया। अब इस केस में वो क्या है, वो यहां पर एक ग्रुप माना जाएगा और उस केस में जो है एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, राइट? सो चाहे वो कोई इंप्लॉयर इंप्लॉय ग्रुप हो या फिर अदर देन इंप्लॉय इंप्लॉयर ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, है ना? तो सब ऑफिस सब लोग जो है मिल करके ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं और उन्होंने साथ में कोई यहां पर पॉलिसी लिया है, ठीक है, उनका एक साथ जो है पॉलिसी लिया गया, तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहेगा उस पर जीएसटी लगाया जाएगा, राइट? सो ये बेनिफिट इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये बेनिफिट जो है इंडिविजुअल एंड उसके फैमिली मेंबर्स को ही दिया गया है। समझ में आया? सो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रीमियम हो गया या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा, दोनों पे यहां पर एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट दिया हुआ एंट्री नंबर 36E, ये बात करता है री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 36C एंड 36D। मतलब ये दोनों का अगर आपने री इंश्योरेंस भी करवाया है तो वो भी यहां पर एग्जम्पशन में कवर हो जाएगा। डन है? चलो, सो एग्जम्पशन चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? पहली चीज तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस था उसके अंदर लोकल डिलीवरी सर्विसेज कवर नहीं होगा, ठीक है? सो चाहे ईसीओ खुद दे रहा है या फिर कोई और व्यक्ति ईसीओ के थ्रू दे रहा है, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। टैक्सेबिलिटी हमने इस चार्ट के थ्रू यहां पर पूरा अच्छे से समझ लिया। एंड दूसरा, 2 एंट्रीज हमने देखी, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम एंड हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, उस पर भी जीएसटी नहीं लिखना है, प्रोवाइडेड जो पर्सन है, जो इंश्योर्ड है, वो यहां पर ग्रुप नहीं होना चाहिए, राइट? चलो देन आते हैं अगला चैप्टर जो कि बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आपको याद हो तो 2 सेक्शंस हमने पढ़े थे, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 एंड 13 सबसेक्शन 4। दोनों ही सेक्शन बात करते थे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स के वाला, एंड वाउचर्स वाला जो सेक्शन था वो अभी ओमिट कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2025 के द्वारा। तो अब अपने को वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिलेबस कम हो गया है ना, तो वो अपने को नहीं पढ़ना है। अब सर ओमिट हुआ वो ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझेगा क्यों इसको ओमिट किया गया, समझना। हमने यहां पर वाउचर्स के केस में एक सर्कुलर देखा था, है ना, और वाउचर्स के केस में हमने पढ़ा था कि 2 तरह के वाउचर्स होते हैं। पहला जो आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है एंड दूसरा अदर देन आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सो मान लीजिए अगर कोई भी आरबीआई रिकॉग्नाइज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो आरबीआई का उसमें जो सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया था वो बोला था कि वो हमारा मनी माना जाएगा, है ना, वो वाउचर्स को हम मनी ट्रीट करेंगे, और मनी ना ही गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना ही सर्विस की डेफिनेशन में आता है, तो उस पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, राइट? तो अगर आप उसको मनी मानते हो
तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा केस, जो वाउचर जो इशू किया गया है वो आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई वाउचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति ने वाउचर्स दिए जो कि आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसको यहाँ पर सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया था कि वो एक्शनेबल क्लेम्स माने जाएंगे, एक्शनेबल क्लेम्स माने जाएगा। और एक्शनेबल क्लेम्स हमारा कहां कवर होता है सर, शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाता है। तो अगेन इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। सो चाहे आप उसको आरबीआई रिकॉग्नाइज वाउचर मान करके ट्रीट करो तो वो मनी है, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, एंड चाहे उसको अगर आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो एक्शनेबल क्लेम है, उस पर भी जीएसटी नहीं लग रहा है। सो दोनों ही केसेस में वाउचर पे जीएसटी लग ही नहीं रहा है ना। और जब कोई चीज सप्लाई ही नहीं है, किसी पे जीएसटी लग ही नहीं रहा है, तो फिर उस पर टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस रख करके क्या काम का, है ना। पहली चीज, इसीलिए तो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं सप्लाई। अगर सप्लाई होगा तो फिर हम आगे की कहानी देखेंगे कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। वो सारी कहानी तो बाद में आएगी जब सप्लाई होगा। अब ये वाउचर्स सप्लाई ही नहीं है, इस पर जीएसटी लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसके जो सेक्शंस थे वो यहां पर ओमिट कर दिए गए हैं। आई होप आपको लॉजिक पूरा अच्छे से समझ में आया है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर पहला चेंज किया गया है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में आपको ध्यान हो, 3 कंडीशंस थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। 3 कंडीशन क्या थी समझना। जब डिस्काउंट दिया गया था, अगर जब डिस्काउंट दिया गया था वो एग्रीड था इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप बाद में चल करके हम आपको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, एग्रीड था। दूसरी चीज लिंक्ड टू इनवॉइस है ना, उस डिस्काउंट को आप लिंक कर सकते हो इनवॉइस से। एंड तीसरा था कि रेसिपिएंट हैज रिवर्स्ड प्रोपोर्शनेट आईटीसी, ठीक है। सो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर उस केस में आप डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर सकते हो, राइट। इतना हमने समझा था। वहां पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि अगर समझना, अगर हमारा जो तीसरा कंडीशन है कि जब तक रेसिपिएंट प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं कर देता आप वो डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर 5 लाख तक का टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है तो फिर वो रेसिपिएंट से आपको कोई अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। एंड दूसरा, अगर अमाउंट जो है टैक्स का वो एक्सीडिंग 5 लाख होता है, उस केस में किसी सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट आपको यहां पर लेना पड़ता है, राइट, कि भैया इस व्यक्ति ने, इस रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया है। तो ये रिक्वायरमेंट थी। अब यहां पर वो प्रोविजंस को यहां पर हटा दिया गया है, right? So evidence of compliance of condition of section number 15 subsection 3 clause B part 2, ठीक है, जो आफ्टर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था, वो रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगा, ठीक है। सो कोई भी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, चाहे सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया या फिर सीएसीएमए का सर्टिफिकेट हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है जी। सो पहली चीज तो ये चेंज किया गया है। दूसरा, चूंकि हमने देखा कि 12% एंड 28% का रेट जो है वो हटा दिया गया है, तो हमारा जो वैल्यूएशन था, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग वाला जो सेक्शन था, उसके अंदर लॉटरी के केस में आपको ध्यान हो तो हम वैल्यू क्या लेते थे, हायर ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है। पहला 100 डिवाइड बाय 128 था यहां पर, सो वो 128 को चेंज करके 140 कर देना है। सो 100 डिवाइड बाय 140 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, या फिर 100 डिवाइड बाय 140 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। सो हमेशा हम लॉटरी को क्या मानते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, इसीलिए 100 डिवाइड बाय पहले 128 करते थे, अब 28% रेट हट गया, अब वो 140 से आपको डिवाइड करना रहेगा, राइट। चलिए, दोनों इजी अमेंडमेंट्स है। तीसरा आ जाइए जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको 2 स्टार मार्क करना है, अच्छा सेक्युलर है, अच्छा इंपॉर्टेंट यहां पर अमेंडमेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे। 3 इश्यूज को यहां पर क्लेरिफाई किया। तो तीनों इश्यूज को समझने से पहले आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का आपको चार्ट ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सो चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ये वाला, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। डिस्काउंट अगर बिफोर दिया गया तो डिडक्शन मिल जाएगा अगर वो इनवॉइस के अंदर शो किया गया है। आफ्टर द सप्लाई का डिस्काउंट दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही तो डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया है, राइट। अब ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, इससे रिलेटेड हमको डिस्काउंट, इसके रिलेटेड हमको सर्कुलर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है जी। पहली चीज, whether full ITC is available to the recipient when he makes discounted payment to the supplier on account of financial or commercial credit note issued by the said supplier.
मतलब समझना। अब हमने देखा सर कि ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही आप यहां पर क्रेडिट नोट इश्यू करके डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट जनरली हमारा जीएसटी का क्रेडिट नोट क्या होता है, आपने देखा होगा सेक्शन नंबर 34 के अंदर हमने पढ़ा है ना। या तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो गया, या फिर टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया है, या फिर सेल किया, सेल रिटर्न हो गया है, या फिर जो सप्लाई आपने किया था गुड्स एंड सर्विसेज का वो डेफिशिएंट पाया गया है। सो इन चार केसेस के अंदर सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इश्यू करता है रेसिपिएंट को। ठीक है, अब जीएसटी का क्रेडिट नोट क्या बोलता है कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर आप क्रेडिट नोट देकर के डिस्काउंट यहां पर एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन समझो तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, या तो पहले एग्रीमेंट नहीं था, या फिर लिंक टू इनवॉइसेस नहीं है ना, ऐसा कोई भी केस है, या फिर रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं किया है, तो उस केस में क्या सर हम डिस्काउंट दे ही नहीं सकते क्या? बिल्कुल यार, आप डिस्काउंट तो दे सकते हो। गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नोट इश्यू करने से मना कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी आपको डिस्काउंट देने से मना थोड़ी ना कर सकती है। अरे मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं चाहूं तो दे सकता हूं डिस्काउंट, है ना। ठीक है भाई, आप एडजस्टमेंट करने को नहीं दोगे, मेरी लाइबिलिटी कम नहीं करने दोगे, है ना। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती तो फिर मेरा लाइबिलिटी भी एडजस्ट हो जाता क्रेडिट नोट से। अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं डिस्काउंट तो दे सकता हूं। मतलब समझो, अगर मैंने ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, मान लीजिए पहले एग्रीमेंट नहीं था और अब मैं पोस्ट सेल डिस्काउंट देना चाह रहा हूं अपने कस्टमर को, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मुझे कोई भी फाइनेंशियल या फिर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्रेडिट नोट होती है हमारी जीएसटी वाली, जिसके अंदर सारी वो सेक्शन नंबर 34 के हिसाब से होता है ना। ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर आपको एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। दूसरा होता है फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। अब इसके माध्यम से भी डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? सप्लायर की जो लाइबिलिटी है वो एडजस्ट करने को नहीं मिलेगी, आपकी लाइबिलिटी कम नहीं होगी, है ना। तो सप्लायर की लाइबिलिटी भी सेम रहने वाली है। अब अगर सप्लायर की लाइबिलिटी सेम रहने वाली है तो रेसिपिएंट को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में कोई रिवर्सल की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है उसका। समझ में आया? चलो, तो अब पहला इशू हमसे क्या पूछा गया कि क्या रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिल जाएगा क्या, अगर कोई सप्लायर ने उसको फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया तो? हाँ, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नो आईटीसी रिवर्सल इज रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट एज देयर इज नो रिडक्शन इन द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू और द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। जनरली देखो, एक फिर से एग्जांपल देता हूं। सप्लायर है, रेसिपिएंट है। सप्लायर ने कोई भी सामान बेचा है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 का सामान बेचा था, 10,000 का सामान बेचा, उस पर जीएसटी लगा होगा 1,800 रुपए। ठीक है, सो 11,800 रुपए हो गया। अब आगे चल करके रेसिपिएंट को यहां पर डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, मान लीजिए 10% डिस्काउंट था या 20% डिस्काउंट था, तो 2,000 रुपए का यहां पर डिस्काउंट दे दिया गया। 2,000 रुपए पे अगेन जीएसटी हमारा आएगा, 360 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, राइट। अब इस केस में क्या हो रहा है? ये जो डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट का आपको सप्लायर जो है यहां पर क्रेडिट नोट देगा। क्रेडिट नोट देगा तो उस केस में उसका लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा, उसका लाइबिलिटी कम हो जाएगा, एंड प्रोवाइडेड कि रेसिपिएंट ने वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया हो। ठीक है, सो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करेगा तो उसका एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। अब यहां पर जो है फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल क्रेडिट नोट अगर इशू किया गया है तो उस केस में सप्लायर का लाइबिलिटी तो एडजस्ट हो नहीं रहा है, इसीलिए रेसिपिएंट को भी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, पूरा आईटीसी उसको मिल जाएगा। आई होप आपको ये पहला इशू जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है जी, चलो दूसरा केस पे आ जाइए। दूसरा केस बात करता है वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट जो कि ऑफर किया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा टू इट्स डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देखने को मिलता है, मैन्युफैक्चरर अपने डीलर्स को यहां पर डिस्काउंट देते हैं, पोस्ट सेल डिस्काउंट would be treated as a consideration paid by the manufacturer for the dealer supply of the same goods to the end consumer as a monetary value of the inducement। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, monetary value of the inducement to supply of goods manufactured by him to the end consumer। ठीक है, पहली चीज तो सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, समझो, तीन पार्टीज होती है हमारी, एक होता है मैन्युफैक्चरर, वो देगा प्रोडक्ट डीलर को, डीलर देगा एंड कंज्यूमर को। ठीक है, एंड कस्टमर कह दो उसको। तो ये तीन लोग इन्वॉल्व रहते हैं कहानी में। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है यहां पर इस डीलर को डिस्काउंट दे रहा है, पोस्ट सेल डिस्काउंट। ठीक है, पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या ये कंसीडरेशन माना जाएगा क्या कि भैया डीलर जो है इसके सेल को इंड्यूस कर रहा है? अब हमने कंसीडरेशन का डेफिनेशन देखा, उसमें था इन रिस्पॉन्स टू, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना। तो वो भी कंसीडरेशन माना जाता है, मतलब आप प्रलोभन दे रहे हो, आप उसको इंड्यूस कर रहे हो सप्लाई को, तो क्या वो भी कंसीडरेशन माना जाएगा क्या कि वो ये डीलर जो है इस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को आगे सेल कर रहा है?
तो क्या वो इंड्यूस करना माना जाएगा? और इस केस में क्या ये कंसिडरेशन माने क्या? मतलब देखो, ये मैन्युफैक्चरर ने कंसिडरेशन दिया, तो जो व्यक्ति पैसा देता है वो रेसिपिएंट हो जाता है। इस केस में रेसिपिएंट ये हो गया और सप्लायर ये हो गया, और ये डीलर क्या सप्लाई कर रहा है? ये उसके प्रोडक्ट को इंड्यूस करने की सप्लाई कर रहा है। तो इसको क्या हम कंसिडरेशन मान करके जीएसटी लगाएंगे क्या? ये सवाल था, ठीक है। अभी तक हम क्वेश्चन को समझे हैं, अब मैं आंसर बताता हूं, ठीक है। अब आंसर के केस में दो सिनेरियोज हमको दिया हुआ है, ठीक है। पहले थोड़ा सा रीड करते हैं। पहला चीज बोला है कि देखो, अगर कोई इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन है, इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन क्या हुआ? मतलब मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा डीलर को, डीलर ने आगे एंड कंज्यूमर को सेल किया, ठीक है, कस्टमर कह दो इसको। अब इस केस में अगर वो इंडिविजुअल सेल ट्रांजैक्शन है, मतलब मैंने जैसे ही मैन्युफैक्चरर से, मान लीजिए मैं डीलर हूं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने सामान मुझे दिया, मैंने उसको पैसा दे दिया, अब उस गुड्स का ओनरशिप मेरा है, और उसको मैं किस प्राइस पे बेचता हूं, किन टर्म्स पे बेचता हूं, कैसे प्रमोट करता हूं, वो सारी चीज मैं डिसाइड करूंगा, है ना। उसमें मैन्युफैक्चरर का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, मतलब वो उस प्राइस को कंट्रोल नहीं कर रहा है। मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, ओनर में बन गया, है ना, ओनरशिप मेरी आ गई। अब इस केस में ये डीलर जो इस प्रोडक्ट को बेचता है एंड कंज्यूमर को, तो इस केस में मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने यहां पर कोई डिस्काउंट दिया है इसको, ठीक है, पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है, लेकिन ये डीलर, ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ डीलर को दिया हुआ है। हो सकता है वो डीलर अच्छा काम कर रहा है तो उसको डिस्काउंट दिया, लेकिन इस डिस्काउंट से प्राइस कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, ठीक है। ये आगे डीलर अपने एंड कंज्यूमर को किस प्राइस पे बेचेगा, किस टर्म्स पे बेचेगा, वो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इस केस में ये हमारा कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, राइट। तो समझो, यहां पर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा है। मैंने सामान खरीद लिया, अब मैं मालिक हो गया, अब मैं उसको सेल कर रहा हूं, ये बिजनेस कर रहा है तो सेल तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो कोई भी यहां पर जो है कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट। सो देखो, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कंज्यूमर, सो मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और डीलर फिर आगे जिस टर्म्स पे चाहे एंड कंज्यूमर को सेल कर सकता है। तो इस केस में ट्रांजैक्शन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर टू डीलर ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, मतलब ये दो सेपरेट ट्रांजैक्शन है। पहला मैन्युफैक्चरर एंड डीलर के बीच में है, एंड दूसरा ट्रांजैक्शन डीलर एंड कंज्यूमर के बीच में है, ठीक है। सो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, इसीलिए ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ये इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा, एंड जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में जहां पर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो डीलर को गुड्स देता है, और गुड्स डीलर जो है आगे कस्टमर को गुड्स दे रहा है, ठीक है। लेकिन समझना, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट दिया, ठीक है, पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है इस टर्म्स पे कि आप आगे जो कस्टमर को बेचोगे वो जो प्राइस हम बताएंगे उस हिसाब से बेचना है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर इस मैन्युफैक्चरर और इस कस्टमर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, आई होप आपको समझ रहा है, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है कि भैया आपको इस प्राइस पे बेचा जाएगा, है ना। मतलब समझो, मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैं डीलर हूं कार का, मान लीजिए मारुति कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, मारुति वाला ने मुझे स्विफ्ट डिजायर जो है गाड़ी दिया, ठीक है, और उसका प्राइस मान लेते हैं 8 लाख रुपीज में मुझे गाड़ी मैंने खरीदा है। अब मैं मतलब सॉरी, मैं गाड़ी खरीदता हूं मारुति वाले से, और फिर मैं अपने कस्टमर को 8 लाख रुपीज में सेल करता हूं। अब यहां पर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है कि भैया आपको 8 लाख में नहीं 7 लाख में ही मिलेगी, है ना। कई दफा होता है ना कि कंपनी खुद ही डिक्लेयर कर देती है कि अब ये गाड़ी की प्राइस हमने कम कर दी है, ये आपको 7 लाख में ही मिल जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर जो है अब ये डीलर जब सेल करेगा तो ये 7 लाख में ही सेल कर पाएगा। अब यहां पर जो 1 लाख का जो कम हुआ है ना प्राइस, वो 1 लाख को क्या करेंगे, ये मैन्युफैक्चरर उसको रीइंबर्स करेगा, है ना। तो यहां पर जो रीइंबर्समेंट हो रहा है, रीइंबर्समेंट जो हो रहा है वो क्या होगा, पोस्ट सेल डिस्काउंट की फॉर्म में होगा, है ना, क्रेडिट नोट दे देंगे। तो यहां पर जो रीइंबर्समेंट हो रहा है, इस केस में ये कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये डीलर जो है ये इंड्यूस कर रहा है सप्लाई को, है ना। सो डीलर यहां पर इंड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये कंसिडरेशन माना जाएगा। और इस केस में सप्लायर कौन है, हमारा डीलर जो है वो सप्लायर है, और ये सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चरर को। और क्या सर्विस दे रहा है, इंड्यूसमेंट ऑफ द गुड्स, है ना, इंड्यूसमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। तो इस केस में यहां पर डीलर को यहां पर टैक्स का पेमेंट करना रहेगा। समझ में आया? चलो इसको रीड करते हैं फिर से। वेयर डिस्काउंट इज लिंक्ड टू मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर एग्रीमेंट है, when the manufacturer have some agreement with the end consumer to supply goods at a discounted price, मतलब उसने मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि भाई आपको 7 लाख रुपए में ही गाड़ी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा केस में ये डिस्काउंट जो है इंक्लूड किया जाएगा इन द ओवरऑल कंसिडरेशन, एज इट इज द इंड्यूसमेंट टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डीलर टू द एंड कंज्यूमर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? दोनों इश्यूज समझ में आया? ठीक है। सेकंड वाला इशू फिर से एक बार समराइज कर दूं क्या,
हमने क्या देखा सर, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा डीलर को, क्या वो इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा क्या, ये सवाल था। जवाब दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, अगर इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन था जिसमें मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है आपस में, है ना, मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा डीलर को, अब डीलर उसका मालिक है, वो जैसे चाहे वो बेच सकता है। इस केस में मैन्युफैक्चरर ने जो भी डिस्काउंट दिया है डीलर को, उस पर वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वो इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सेकंड केस, अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि भैया आपको ऐसे डिस्काउंटेड प्राइस में ही गुड्स मिलेगा, तो इस केस में यहां पर डीलर डिस्काउंट देगा, क्योंकि बेच रहा कौन है, अल्टीमेटली बेच तो सामान डीलर ही रहा है, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करेगा आगे। अब ये जो खर्चा उसने बियर किया, ये जो 1 लाख रुपए इसका इसको लॉस हो रहा है डीलर को, ये क्या कौन रीइंबर्स करेगा, ये मैन्युफैक्चरर रीइंबर्स करेगा इसको, है ना। तो ऐसा जो भी रीइंबर्समेंट हो रहा है वो पोस्ट सेल डिस्काउंट की फॉर्म में होगा, ये हमारा कंसीडरेशन माना जाएगा। ये ऐसा माना जाएगा कि आप उसको प्रलोभन दे रहे हो, सेल को बढ़ाने के लिए इंड्यूसमेंट कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। राइट, चलो दोनों इश्यूज क्लियर है। अब आते हैं थर्ड केस पे। ठीक है, थर्ड केस बोला है वेदर अ पोस्ट सेल डिस्काउंट extended by the manufacturer to the dealer can be treated as a consideration in lieu of the activities performed to promote the sale of the goods। ठीक है, मतलब देखो यार, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा डीलर को, क्या वो ऐसा माना जाएगा कि वो, है ना, प्रमोट कर रहा है, उसके मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है ना। मतलब समझो, मेरा यहां पर जो है, मैं एक डीलर हूं, एक मैन्युफैक्चरर है और एक हमारा कस्टमर है। अब ये डीलर क्या करता है ना, अल्टीमेटली ये तो अपना बिजनेस लेकर के बैठा है। मैंने मैन्युफैक्चरर से गाड़ियां खरीदी, मारुति की स्विफ्ट डिजायर 10 गाड़ियां मुझे दे दी, मैं आगे सेल करूंगा। ठीक है, अब उसको प्रमोट करने के लिए यार मैं काफी सारे ऑफर्स वगैरह लेकर के आता हूं, कुछ भी मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं भैया, क्योंकि ये सामान मेरा हो चुका है, मैंने कोई भी गुड्स खरीद लिया, अब मैं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग तो करूंगा ना यार, प्रमोशन तो करूंगा। तो इस केस में ये जो डीलर है ना, ये जो भी प्रमोशन वगैरह कर रहा है, वो मान लीजिए इस मैन्युफैक्चरर ने कोई डिस्काउंट भी दिया है, तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये डिस्काउंट इसलिए दिया गया है क्योंकि आप यहां पर प्रमोट कर रहे हो। नहीं यार, वो अपना खुद का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। मान लीजिए अगर ज्यादा बिक्री होगा ना, तो फायदा किसको पहुंचेगा, रेवेन्यू किसका बढ़ेगा, इस डीलर का बढ़ेगा। जितनी ज्यादा सेल करेगा उतना रेवेन्यू इसको मिल रहा है, तो कुछ भी फायदा मैन्युफैक्चरर को तो मिल ही नहीं रहा है ना यार। इसीलिए ये हमारा जो है कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। राइट, सो देखो पहला केस, द डिस्काउंट मेयरली रिड्यूस द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स, वो सिर्फ सेल प्राइस कम कर रहा है, एंड इज नॉट लिंक टू एनी इंडिपेंडेंट सर्विस रेंडर्ड टू मैन्युफैक्चरर। यहां पर क्या हो रहा है, हमारा डीलर जो है ये मैन्युफैक्चरर को कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा है ना। उसकी सेल प्राइस कम हो रही है, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, इसलिए प्रमोशन कर रहा है, तो इस केस में हमारा कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन समझना, दूसरा केस, अगेन इसके अंदर भी दो केस है, ये पहला हो गया, दूसरा केस, अगर मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर डीलर बोलता है कि सर मैं आपकी गाड़ियों का प्रमोशन करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा, एग्जीबिशन करूंगा, को ब्रांडिंग करूंगा, है ना, तो ऐसा कोई सर्विस एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों पार्टीज के बीच में, मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में सर्विस एग्रीमेंट हुआ है कि मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, और उसके लिए अगर ये डीलर कुछ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, तो फिर इस केस में ये एक डिस्टिंक्ट सप्लाई मानी जाएगी और इस पर जीएसटी लगाया जाएगा। राइट, सो देखो, हाउएवर इफ द डीलर अंडरटेक्स स्पेसिफिक सेल प्रमोशन एक्टिविटी, जैसे कि ब्रांडिंग हो गया, को ब्रांडिंग हो गया, एग्जीबिशन हो गया, और अगर ये एक्सप्लिसिटली एग्रीमेंट था और सेपरेट कंसिडरेशन अगर एग्रीड है कि आपको पैसा मिलेगा, आप ब्रांडिंग करो, प्रमोशन करो, तो इस केस में ये एक डिस्टिंक्ट सर्विस मानी जाएगी और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है यार, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने सारी चीजें समझी है। एक बार रीड करो यार, इसको रीड करो, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर से समराइज कर दूं क्या मैं? पहला केस, जब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू, तो क्या रेसिपेंट को पूरा आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि सप्लायर की लायबिलिटी एडजस्ट हो ही नहीं रही है, तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा आईटीसी लेकर के मजे करो। दूसरा केस, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा डीलर को, तो क्या वो इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा क्या? तो इसके अंदर हमको दो चीजें देखनी है। अगर इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, जहां पर मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा एंड जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने खुद बोल दिया कि 8 लाख की गाड़ी आपको 7 लाख में मिलेगी, अब इस केस में
ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमारा ये इंड्यूसमेंट माना जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको जो है कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे, जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा डीलर को। देन थर्ड केस हमने देखा कि जो भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपने डीलर को, तो क्या वो प्रमोशनल कहलाएगा क्या कि वो मेरा प्रमोशन कर रहा है ना? तो ऐसा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट उसका हो चुका है, आपसे सामान उसने खरीद लिया, अब मालिक कौन है? डीलर मालिक है। तो डीलर जैसे बेचना चाहे बेच सकता है, उस पर कोई भी यहां पर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में ऐसा सेपरेट सर्विस एग्रीमेंट होता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा, एग्जीबिशन करूंगा और उसके बदले में आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, तो फिर वो यहां पर डिस्टिंक्ट सर्विस कहलाएगी एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी लगाया जाएगा। राइट, चलो डन एंड डस्टेड। आई होप ये सारे इश्यूज जो है आपको समझ में आ गए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, लेकिन अमेंडमेंट बहुत छोटा सा एक अमेंडमेंट किया है, ठीक है। और वो हमारा जो ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट है सेक्शन 17(5), उसके अंदर क्लोज नंबर डी हमने पढ़ा था जो बात करता है सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या प्रोविजन था एक बार मैं पढ़ के बताता हूं आपको। आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब चाहे आप खुद से भी जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इमोबल प्रॉपर्टी का, तो भी आपको यहां पर आईटीसी नहीं मिलता था, आईटीसी ब्लॉक था। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर वो प्लांट और मशीनरी है तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड हमने एक सर्कुलर भी देखा था, है ना, चीफ कमिश्नर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी वर्सेस सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस रूलिंग ने क्या हमको आउटपुट दिया था कि अगर आपका जो इमोबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई मॉल है, वेयरहाउस है या ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, वो एसेंशियल है आपके बिजनेस के लिए, तो वो भी प्लांट माना जाता है एंड उसको भी हमारे को जो है आईटीसी मिल जाएगा। राइट, क्योंकि वहां पर प्लांट और मशीनरी लिखा था, जबकि सेक्शन 17(5) क्लोज नंबर सी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लिखा है। और प्लांट एंड मशीनरी को एक्ट ने डिफाइन किया है, लेकिन प्लांट और मशीनरी को एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है ना। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब ये जजमेंट आने के बाद इसको ओवरराइड करने के लिए अमेंडमेंट लेकर के आया और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर के आया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। और क्या बोला कि भैया हमसे गलती हो गई थी, प्लांट और मशीनरी नहीं है, वो ये भी प्लांट एंड मशीनरी ही है, ठीक है। और इस केस में जो भी आप कोई बिल्डिंग वगैरह, इवन तो आपका मॉल बनाया और आपका काम ही यही है कि दुकानें बेचना है, रेंटिंग देना है, लीजिंग देना है, तो भी वो उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इररिलेवेंट कर दिया गया है एंड उसको रेट्रोस्पेक्टिव इवेंट से लेकर के आया और बोला कि यहां पर भी प्लांट एंड मशीनरी ही रहेगा। राइट, चलो समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ठीक है। अब इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर के आए सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन 2 के अंदर एक प्रोवाइजो था। पहली चीज सर 34 क्या बात करता है? क्रेडिट नोट की बात करता है। क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? 4 केसेस के अंदर, ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला तो टैक्सेबल वैल्यू आपने ज्यादा चार्ज कर लिया, या फिर दूसरा टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया है, तीसरा आपने सप्लाई किया लेकिन वो सप्लाई रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, एंड चौथा आपने जो सप्लाई किया था वो डेफिशिएंट था। तो इन 4 केसेस के अंदर सप्लायर जो है क्रेडिट नोट इशू करता है रेसिपिएंट को। राइट, और रेसिपिएंट को जो है प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाती है सप्लायर की, ठीक है। अब वहां पर एक प्रोवाइजो था, पहले भी था अभी भी है, लेकिन चेंज क्या किया गया समझना। इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर शेल बी परमिटेड। मतलब आपकी जो सप्लायर की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें रिड्यूस नहीं करेंगे। कब? अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी। तो अगर रेसिपिएंट ने जो है आईटीसी अवेल किया एज इज एट्रीब्यूटेबल टू सच क्रेडिट नोट बट हैज नॉट रिवर्स्ड इट, ठीक है, जितना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना था वो रिवर्स नहीं किया है, तो फिर सप्लायर की लायबिलिटी एडजस्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने B2C सप्लाई किया है, मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, तो ध्यान रखना है कि इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स जो है वो पास ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन है, तो उस केस में भी आपकी लायबिलिटी जो है रिड्यूस नहीं की जाएगी। अब ये सेम चीज, ये सेम प्रोवाइजो पहले भी था अभी भी था। अमेंडमेंट क्या लेकर के आए हैं? अमेंडमेंट के अंदर ये बाइफर्केशन कर दिया कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और B2C सप्लाई किया है, अदर कोई केस है, तो उस केस में इंसिडेंस पास ऑन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जस्ट बाइफर्केशन यहां पर जो है अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया है, बाकी प्रोविजंस पहले भी यही था। राइट, चलो डन है। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न्स चैप्टर पे, ठीक है। रिटर्न्स चैप्टर के अंदर 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स किए हैं। पहला अमेंडमेंट किया है सेक्शन नंबर 44 के अंदर। सेक्शन नंबर 44 बात करता है एनुअल रिटर्न्स के बारे में, ठीक है। अब एनुअल रिटर्न के केस में आपको पता हो तो अप टू, अगर आपका टर्नओवर जो है
2 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर रहता है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला है, द कमिश्नर हैज एग्जेम्प्टेड द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स इज अप टू 2 करोड़ है, तो उसको यहां पर एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर ये प्रोविजन तो पहले भी था, अब क्या नया लेकर के आया है? तो देखो पहले क्या करते थे, हर साल नोटिफिकेशन लेकर के आते थे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं किया है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न, है ना। फिर 24-25 के लिए अलग से लाएंगे, हर साल नोटिफिकेशन लेकर के आते थे। अब यहां पर इन्होंने पूरा एक्ट में ही यहां पर जो है चेंज कर दिया, सेक्शन में ही अमेंडमेंट कर दिया और बोला कि अगर आपका टर्नओवर जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 24-25 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से लाते थे बार बार हर साल, अब यहां पर एक्ट के अंदर ही लिख दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज सर, सेक्शन नंबर 38 के अंदर अमेंडमेंट किया है। सेक्शन नंबर 38 के अंदर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड आईटीसी, है ना। हमारा जो जीएसटीआर 2B होता है, 2B क्या होता है सर, एक स्टैटिक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हमारी जो भी इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल होता है, आईटीसी का डिटेल उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले क्या था, वो एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट था, है ना, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट था। अब ये वर्ड यहां पर हटा दिया गया, ऑटो जनरेटेड हटा दिया, अब यहां पर बोला है सिर्फ एक स्टेटमेंट यहां पर आपको मिलेगा जिसके अंदर आईटीसी का डिटेल्स होगा, राइट। सो ऑटो जनरेटेड वर्ड को यहां पर हटा दिया गया है। आई थिंक इनका प्लानिंग ये है कि आगे चल करके जीएसटीआर 2B को आप अपडेट भी कर पाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हो तो वो भी यहां पर पॉसिबल होगा, ऐसा फ्यूचर में प्लानिंग लग रहा है, इसीलिए इन्होंने यहां पर ऑटो जनरेटेड को हटा दिया गया है, ठीक है। सो इतना सा चेंज है। रिटर्न चैप्टर में सिर्फ 2 अमेंडमेंट थे, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स। चलो नेक्स्ट आते हैं रिफंड चैप्टर में। रिफंड चैप्टर के अंदर सर पहले थोड़ा प्रोविजंस की बात करते हैं, है ना। आपको चीजें लिंक करवा देता हूं मैं, यहां पर आ जाओ। रूल नंबर 91 हमने पढ़ा था रिफंड चैप्टर में, ये बात करता है ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, है ना। सो इन केस द क्लेम रिलेट्स टू रिफंड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो तो आपके पास ढेर सारा एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा, है ना, जिसका आप रिफंड लेंगे। अब यहां पर बोला कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड अगर आप क्लेम कर रहे हो तो 90% ऑफ द टोटल रिफंड क्लेम जो है वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर पे किया जाएगा आफ्टर गिविंग एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर अंदर 90% रिफंड क्लेम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड बाकी का जो 10% है वो आपको पे किया जाएगा आफ्टर फाइनल सेटलमेंट, सारा वेरिफिकेशन करेंगे, सारी चीजों को चेक करने के बाद में जो है बाकी का 10% प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट दिया जाता था कि भैया हम आप पे भरोसा करते हैं, क्यों, क्योंकि आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए 90% प्रोविजनली ले लो, बाकी का 10% वेरिफिकेशन करने के बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसका एक चीज और था कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन कोई ऑफेंसेस किया है जिसमें टैक्स इवेजन जो है एक्सीडिंग 2.5 करोड़ है तो फिर प्रोविजनल असेसमेंट आपका प्रोविजनल रिफंड आपको नहीं दिया जाता था, राइट। तो ये चीज पहले थी, अभी भी यही चीज है। अमेंडमेंट क्या लाए समझना, यहां पर एक चीज लेकर के आएंगे, देखो प्रोविजनल रिफंड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। सो ये पावर यहां पर दिया गया है। सो समझना, प्रोविजनल रिफंड टू बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम। So where the proper officer on the basis of identification and evaluation of risk by the system shall make an order sanctioning the amount of refund due to the said applicant on provisional basis within 7 days from the date of acknowledgement. तो ये अपने आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूशन वाला जो सिस्टम रहता है उसमें चेक करेंगे और उसके हिसाब से 7 दिन में आपको प्रोविजनल रिफंड दे देंगे। लेकिन इनके अगर सिस्टम में ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ गलती है ना, और हमको नहीं देना चाहिए प्रोविजनल रिफंड, तो अगर ऐसा इनको कोई भी रीजन लगता है तो वो रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग के अंदर और आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब समझना, प्रोविजनल रिफंड रिजेक्ट कर रहे हैं, फाइनल आपको पूरा मिलेगा रिफंड, लेकिन वो पूरा रूल नंबर 92 के हिसाब से मिलेगा, मतलब आपको पूरा वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, देन आपको जो है रिफंड यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रोविजनल रिफंड को जो है यहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनके सिस्टम में कोई भी ऐसा डाउट उनको जनरेट होता है कि यार नहीं ये जो है हमको प्रोविजनल रिफंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ऐसा कोई भी जो है प्रोविजनल रिफंड का ऑर्डर रिजेक्ट किया गया तो उस केस में रीवैलिडेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी, राइट। चलो सो छोटा सा यहां पर कह सकते हो कि इंपावरिंग चीज लेकर के आए कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो यहां पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं प्रोविजनल रिफंड को अगर उनको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बोला है द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड प्रोविजनल रिफंड। मतलब देखो इन 2 केसेस के अंदर तो प्रोविजनल रिफंड मिलेगा ही नहीं। कौन कौन से 2 केस हैं? पहला, जहां पर कोई भी पर्सन ने एनी पर्सन हु हैज नॉट अंडरगोन
आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल 10B ऑफ द CGST रूल्स। सो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है आपको, 2 मिनट लगते हैं यार, एक OTP आएगा, डाल दो, आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो फिर उसको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। एंड दूसरा, कोई भी पर्सन है जो कि इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ 4 प्रोडक्ट्स की बात की है। पहला, एरिका नट्स, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एंड लास्ट है हमारा एसेंशियल ऑयल्स। सो इनका अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको यहां पर प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा, फाइनल रिफंड मिलेगा। आपको पूरा वेरिफिकेशन करवाओ, सारी चीजें चेक करने के बाद अगर उनको सही लगेगा तो रिफंड मिलेगा आपको, है ना। 90% प्रोविजनल रिफंड मिलता था, वो यहां पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आया? डन है? चलो आगे बढ़ते हैं डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में एक मॉनेटरी लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। मॉनेटरी लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 74A एंड सेक्शन नंबर 122। ठीक है, अब सर ये मॉनेटरी लिमिट आपको ध्यान हो तो पहले भी हुआ करती थी, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के अंदर भी ये मॉनेटरी लिमिट्स थी। अब यहाँ पर 74A के अंदर भी लेकर के आ गए। ठीक है, सेम है, लिमिट्स वगैरह हर चीज सेम है। पहली चीज समझो, जब भी ऑर्डर पास किया जा रहा है, देखो 74A के अंदर क्या होता है, पहले शोकॉज नोटिस आएगा, फिर डिमांड ऑर्डर आता है, फिर अगर डिमांड ऑर्डर का पेमेंट नहीं करते 3 महीने के अंदर तो फिर सेक्शन नंबर 78 के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं। सेक्शन नंबर 79 के अंदर हमने सारे मोड्स ऑफ रिकवरी देखे थे, है ना, वो पूरा प्रोसेस है। तो 3 स्टेप्स होती है, पहले शोकॉज नोटिस, फिर डिमांड ऑर्डर, देन आपका रिकवरी। राइट, अब यहां पर बोला कि कौन सा ऑफिसर कितने अमाउंट तक का शोकॉज नोटिस इश्यू कर पाएगा। ठीक है, सो सुप्रिंटेंडेंट के केस में बोला है, CGST के केस में नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, मतलब अगर अमाउंट जो है, अगर आपका टैक्स का अमाउंट जो है वो 10 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर सुप्रिंटेंडेंट यहां पर नोटिस इशू कर पाएगा। देन अगर अबाउट 10 लाख है बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो उस केस में आपका डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा, सॉरी इशू करेगा नोटिस। एंड थर्ड, अगर अमाउंट जो है वो एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो उस केस में आपका एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो शोकॉज नोटिस आपको इशू करेगा। अब ये जो लिमिट दिया गया है ये हमारा CGST एक्ट के अंदर है। IGST एक्ट के अंदर जो है आपका अमाउंट जस्ट डबल कर दिया जाएगा। और अगर आपका ऐसा कोई शोकॉज नोटिस है जिसके अंदर CGST SGST का डिमांड भी है, सॉरी अमाउंट भी है और IGST का अमाउंट भी है, तो उस केस में आपको ये कंबाइन वाला लिमिट लेना रहेगा। ठीक है, और कंबाइन लिमिट क्या है, जो आपका IGST का लिमिट देखा ना वही सेम लिमिट दिया हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, अबाउट 20 लाख बट अप टू 2 करोड़ और एक्सीडिंग 2 करोड़। तो ये वाला लिमिट आपको ध्यान में रखना है। राइट, चलो अब नेक्स्ट यहां पर क्लैरिफिकेशन क्या दिया है कि अगर आपका शोकॉज नोटिस इशू हुआ है अंडर सेक्शन 74A के अंदर, है ना, 74A के अंदर कब नोटिस इशू किया जाता है सर? 5 केसेस थे, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, ITC रॉन्गली अवेल्ड, ITC रॉन्गली यूटिलाइज्ड और इरोनियस रिफंड। इन 5 केसेस के अंदर हमारा नोटिस इशू किया जाता था। सो अगर ऐसा कोई ऑर्डर नोटिस इशू किया गया है जिसके अंदर CGST एंड IGST दोनों का डिमांड है इंक्लूडिंग सेस, तो उस केस में द PO शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड अमाउंट। ये जो कंबाइंड अमाउंट है ना आपका, ये कंबाइंड अमाउंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन प्रॉपर ऑफिसर रहने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज, PO शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन शोकॉज नोटिस एंड स्टेटमेंट अक्रॉस ऑल टैक्स पीरियड्स। हाईएस्ट अमाउंट कैसे लेना है सर, समझो। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका 3 महीने का यहाँ पर जो है नोटिस निकाल रहे हैं, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, 3 महीने का मान लेते हैं, यहाँ पर जो है 15 लाख का अमाउंट था, यहाँ पर 22 लाख का अमाउंट है और थर्ड में आपका 25 लाख का अमाउंट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 3 महीने का 3 टैक्स पीरियड्स है और ऐसे ऐसे आपका अमाउंट दिया हुआ है। तो इस केस में आपको जब भी लिमिट देख रहे हो, है ना, ये जो लिमिट हमने देखा है वो लिमिट देख रहे हो तो आपको हाईएस्ट वाला देखना है। अब इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? ये मार्च महीने में हाईएस्ट है, तो ये अमाउंट के हिसाब से देखना है। 25 लाख कहां फिट हो रहा है भैया? 25 लाख जो है हमारा एक्सीडिंग 10 लाख है बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है, तो इस केस में डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो यहाँ पर नोटिस इशू कर पाएगा। राइट, सो अगर आपका जो है शोकॉज नोटिस इशू किया जाए जिसमें मोर मंथ्स है या ज्यादा टैक्स पीरियड्स हैं, तो आपको देखना है सारे अमाउंट्स में से जो भी हाईएस्ट अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से डिटरमाइन करना कि कौन मेरा प्रॉपर ऑफिसर रहने वाला है। जब भी ये अमाउंट देख रहे हो तो आपको जो है टैक्स का अमाउंट ही देखना है। ठीक है, आपको पेनल्टीज वगैरह को एक्सक्लूड करना है। टैक्स का अमाउंट कितना है उसके हिसाब से आपको, जैसे शोकॉज नोटिस में होता है ना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह सब चीज, तो टैक्स जितना डिमांड किया गया है वो अमाउंट के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑफिसर देखना रहेगा। राइट, अगर आपका नोटिस इशू हुआ है 74A के अंदर, लेकिन समझना अगर आपका नोटिस ही इशू हुआ है सेक्शन नंबर 122 में, ये पेनल्टी वाला, मतलब आप जो है यहाँ पर नोटिस इशू किया गया 122 के अंदर तो पेनल्टी ही थी,
अब पेनल्टी वाला ही केस है तो उस केस में आपको पेनल्टी का अमाउंट ही देखना रहेगा, ठीक है। सो पेनल्टी के अमाउंट के हिसाब से जो मॉनेटरी लिमिट फिट बैठ रहा है वो हमारा प्रॉपर ऑफिसर बन जाएगा, राइट। चलो, सो छोटी सी चीज यहां पर दी थी डिमांड एंड रिकवरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ अपील्स एंड रिवीजन, ठीक है। अपील्स एंड रिवीजन में सर इस बार थोड़े अच्छे खासे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, थोड़े प्रोसीजरल नेचर के भी हैं, अच्छे से कवर करते हैं वन बाय वन। पहली चीज सर अमेंडमेंट लेकर के है प्री डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट में। अब आपको पता होगा हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ अपील होता है अपीलेट अथॉरिटी एंड दूसरा होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। दोनों के पास जब भी आप अपील लेकर के जा रहे हो तो आपको प्री डिपॉजिट देना रहता है। प्री डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया, ताकि जो जेन्युइनली एग्रीव्ड पर्सन है वही अपील में जाए, ऐसा नहीं कि थोड़ा मर्जी किया चलो अपील फाइल कर देते हैं, है ना, वो नहीं हो, इसीलिए प्री डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट रखा गया। अब प्री डिपॉजिट कितना था सर, तो प्री डिपॉजिट देखिए जितना अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, वो तो पूरा अमाउंट पे कर दो, ठीक है, जिसके अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी सब आ गया। मतलब समझो मेरा एक ऑर्डर आता है मुझे, ठीक है, सॉरी एक ऑर्डर पास किया गया जिसके अंदर टैक्स का अमाउंट था मान लेते 10 करोड़ का, इंटरेस्ट का अमाउंट है 4 करोड़ रुपीस का और पेनल्टी लगाई गई है 6 करोड़ रुपीस की। ऐसे करके मुझे 20 करोड़ का पूरा डिमांड ऑर्डर दिया गया, ठीक है। अब इसमें से मान लेते हैं मैं कुछ एग्री कर रहा हूँ, कुछ एग्री नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि नहीं टैक्स के हिसाब से तो मुझे है ना 6 करोड़ रुपए ही पे करना चाहिए, इंटरेस्ट में मुझे 2 करोड़ रुपए ही पे करना चाहिए और पेनल्टी का मुझे 3 करोड़ रुपए ही पे करना चाहिए। तो टोटल 11 करोड़ रुपए मेरा पे करना बनता है। मतलब ये तो मैं एडमिट कर रहा हूं, ठीक है, मतलब बाकी का बचा हुआ मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं। तो 4 करोड़ ये हो गया, 2 करोड़ और 3 करोड़, तो 9 करोड़ मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं। ये अगर ऐसा डिमांड ऑर्डर है तो आपको प्री डिपॉजिट कितना देना पड़ता था सर, हमको जितना एडमिट कर रहे हो वो तो पूरा दे दो, ठीक है। मतलब ये 11 करोड़ तो मैं एडमिट कर रहा हूं, ये तो पूरा दे ही दूंगा, प्लस जितना मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं उसके टैक्स अमाउंट का, मतलब ये टैक्स अमाउंट का 10% अपने को लेना रहता था, ठीक है। सो 4 करोड़ का 10% आपको लेगा 40 लाख रुपीस हो जाएगा आपका। तो ये आपको और एडिशनली पे करना पड़ता था, इतना प्री डिपॉजिट आपको पे करना पड़ता था। ये प्रोविजंस पहले थे, अभी भी यही प्रोविजंस है। अब नया चीज क्या लेकर के आया है समझना, ठीक है। ये एडिशनल जो 10% पे करते थे ना हम लोग, इसमें हाईएस्ट लिमिट था 20 करोड़, है ना, पहले 25 करोड़ था, उसको अमेंडमेंट लेकर के आए 20 करोड़ कर दिया पिछले अटेम्प्ट में, है ना। सो मैक्सिमम लिमिट 20 करोड़ का है। लेकिन समझना आप अपील में जा रहे हो, आप अपील में जा ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप टैक्स के अमाउंट को तो एग्री कर रहे हो, लेकिन मुझे पेनल्टी में ही दिक्कत है। पेनल्टी ये लोग बोल रहे हैं कि 6 करोड़ का है, मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, पेनल्टी को मैं संतुष्ट नहीं हूं, टैक्स का अमाउंट बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या होता था, आप जितना एग्री कर रहे हो तो पूरा पे कर दो, और यहां पर जो हम रिमेनिंग अमाउंट जो लेते थे ये 40 लाख वाला, ये टैक्स इन डिस्प्यूट का ही 10% लेते थे, है ना। अब यहां पर टैक्स का तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, डिस्प्यूट ही पेनल्टी का है। तो यहां पर बोल दिया गया कि अगर ऐसा केस है जहां पर पेनल्टी का ही डिस्प्यूट है तो आपको 10% पेनल्टी अमाउंट लेना है, ठीक है, 10% ऑफ सच पेनल्टी अमाउंट। मतलब समझो, अब इसको रीड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी, ऐसा कोई ऑर्डर जिसमें पेनल्टी डिमांड की जा रही है विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स, टैक्स के अमाउंट का कोई डिमांड नहीं है, बात ही पेनल्टी पे ही फंस रही है ना। तो उस केस में नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर अनलेस अ सम इक्वल टू 10% ऑफ द सेड पेनल्टी हैज बीन पेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। सो 10% ऑफ पेनल्टी आपको यहां पर पे करना रहेगा। पहले अगर आपको याद हो तो पेनल्टी वाला सिर्फ एक सेक्शन के अंदर लगता था, सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3, है ना। उस केस में आपको 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेनल्टी आपको पे करना पड़ता था एज अ प्री डिपॉजिट। उसके अलावा कोई और सेक्शन में अगर ऑर्डर है तो फिर वो आपको पेनल्टी का कुछ भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन यहां पर बोल दिया कि ये फुल अमाउंट जितना एडमिट कर रहे हो ये तो पूरा पे करो, और अगर अमाउंट जो है सिर्फ पेनल्टी की बात हो रही है तो ये आपको जो है 10% ऑफ पेनल्टी यहां पर साथ में पे करना रहेगा, राइट। सेम चीज हमारा जो है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में भी किया हुआ है। वहां पर पहले प्री डिपॉजिट किया था, जितना एडमिट कर रहे हो वो तो पूरा पे कर दो, ठीक है। मान लो आप पहले अपीलेट अथॉरिटी के पास गए थे, वहां पर ये एडमिटेड अमाउंट पे किया होगा, अब फिर से अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो तो फिर से पे मत कर देना, जितना एडमिट है वो तो एडजस्ट कर लेंगे ना यार, तो ये तो फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट आपको एडिशनल पे करना पड़ता था। मतलब पहले आपने अपीलेट अथॉरिटी पे 10% पे किया, अब आपको 10% और एडिशनल पे करना पड़ता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़, और आईजीएसटी का केस है तो 40 करोड़ हमारे यहाँ पर लिमिट रहता था, ठीक है। अब यहां पर भी अमेंडमेंट क्या लेकर के आए कि अगर आपका केस जो है पेनल्टी का ही है, ठीक है, और पेनल्टी को ही आप चैलेंज कर रहे हो, आप अपील में फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आपको 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा इन एडिशन टू व्हाट यू हैव पेड टू द अपीलेट अथॉरिटी। सो यहां जो पे किया वो तो करना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पे करना रहेगा,
राइट। सो जितना एडमिट कर रहे हैं वो सेम है, वो फिर से पे मत कर देना, वो तो यही एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है तो उसका 10% पे करो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील पे, और सेकंड पे भी एडिशनल 10% पे करो। और अगर पेनल्टी का केस हो रहा है तो यहाँ पर 10% ऑफ पेनल्टी पे करना है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास एडिशनल 10% ऑफ पेनल्टी आपको पे करना रहेगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया है। डन है। तो पहला तो ये प्री डिपॉजिट का केस जो है थोड़ा यहाँ पर अमेंडमेंट था। दूसरा यहाँ पर रूल नंबर 110 ए करके लेकर के आए हैं, जिसके अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर द अपील टू बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर बेंच। अब आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर आपका अमाउंट जो है टैक्स का अमाउंट, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला करके 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, और वो जो भी मैटर है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का नहीं है, उस केस में आपका जो मैटर है वो सिंगल मेंबर बेंच भी सुन सकता है। जनरली क्या होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, दो लोग मिल करके मैटर को सुनते हैं। लेकिन अगर आपका अमाउंट जो है 50 लाख से कम है तो सिंगल मेंबर बेंच भी आपका मैटर को सुन सकता था, है ना। तो ये प्रोविजन हमने पहले पढ़ा है। अब यहां पर थोड़ा एक प्रोसीजर हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं अच्छे से। पहला बोला है द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट when authorized for any state may either on his own motion or an application filed by the parties scrutinize करेगा अपील को, और वो मैटर को, वो अपील को ट्रांसफर कर देगा टू एनी सिंगल मेंबर बेंच विद इन दैट रेस्पेक्टिव स्टेट। लेकिन ध्यान रखना है कि इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो फिर किसी भी सिंगल मेंबर बेंच को ट्रांसफर कर देगा। दैट मैटर आ गया सिंगल मेंबर बेंच के पास। अब वो लोग देखेंगे, वो यहां पर सारा चेकिंग करेंगे। अब उनका कंक्लूजन ऐसा रहता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंक्लूडेड है, शायद आपने सही से देखा नहीं, है ना। तो कोई ऐसा मैटर है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड भी है, तो फिर से वो अपील को रेफर बैक कर देंगे, ठीक है, वापस से रिटर्न कर देंगे। तो वो बेंच क्या करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा राइटिंग के अंदर, एंड सेंड बैक द अपील टू द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज द केस में बी फॉर रिकंसिडरेशन। बोलेगा कि सही से चेक करके भेजा करो, है ना, मैटर जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का है, आप सिंगल मेंबर बेंच को कैसे भेज सकते हो, तो वो वापस से सेंड बैक भी कर देगा। राइट। तीसरा पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समझना, अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन का, अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन का सेम टैक्सेबल पर्सन है और सेम इशू को लेकर के पहले ये मैटर जो है दो मेंबर बेंच ने सुना था, ठीक है, टेक्निकल मेंबर और जुडिशियल मेंबर दोनों ने पहले सुन रखा था, या तो मैटर सुन रखा था या फिर डिसीजन सुना चुके थे, और अब उसी टैक्सेबल पर्सन का सेम इशू के लिए, चाहे सेम पीरियड में हो या डिफरेंट टैक्स पीरियड में हो, अगर मैटर आए तो इस केस में जो है यहां पर वापस से 2 मेंबर बेंच ही सुनेंगे। जिन्होंने पहले 2 मेंबर बेंच ने सुना था तो अभी भी 2 मेंबर बेंच ही सुनेंगे, और उस केस में सिंगल मेंबर बेंच के पास वो मैटर नहीं भेजा जाएगा, इवन दो अमाउंट कितना भी हो, है ना। तो वो अमाउंट को लेकर के आपको नहीं देखना, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से रीड करते हैं, पूरा ध्यान इधर रखो। ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी और रिकंसिडरेशन ऑफ द अपील, the fact as to whether in respect of the same taxable person within a state the same issue for the same or different tax period has already been heard, पहले ही वो मैटर को कोई सुन चुका है या फिर डिसाइडेड है किसी ऐसी बेंच के द्वारा कंप्राइजिंग ऑफ अ टेक्निकल मेंबर एंड जुडिशियल मेंबर, ठीक है, पहले ही कोई वो बेंच सुन चुकी है या डिसीजन दे चुकी है, तो इस केस में इस बार जो आप मैटर लेकर के गए हो कोई दूसरे टैक्स पीरियड में, वो मैटर भी दोनों मेंबर्स के द्वारा यहां पर सुना जाएगा। राइट। एंड लास्ट बोला है कि जब भी आप ये 50 लाख का लिमिट देख रहे हो तो ये आपको कम्युलेटिवली देखना है, ठीक है, कम्युलेटिव टैक्स एंड आईटीसी अमाउंट वगैरह, उसमें फाइन फी पेनल्टी सब मिला करके देखना है, ऑल इश्यूज देखना है और ऑल टैक्स पीरियड्स देखना है, ठीक है। मतलब समझो, मैं कोई अपील का मैटर लेकर के गया जिसके अंदर मेरे पास 2-3 इश्यूज थे, एक सप्लाई को लेकर के इशू था, एक प्लेस ऑफ सप्लाई में, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में था, कोई आईटी से रिलेटेड इश्यूज था, तो सारा इश्यूज को मिला लो, 2 टैक्स पीरियड के लिए था, मान लीजिए 2 सालों का मैटर था, है ना, तो सारे टैक्स पीरियड को भी मिला लो, सारे इश्यूज को भी मिला दो, टोटल अमाउंट देखो, सब कम्युलेटिव करके, अगर 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है तो सिंगल मेंबर बेंच सुन लेगा, 50 लाख से एक्सीड हो गया है तो फिर आपको 2 मेंबर बेंच जो है यहां पर मैटर को सुनेंगे। राइट। समझ में आ रहा है क्या यार? क्लियर हुआ है? देखो थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट जरूर है, बट देखो अमेंडमेंट है ना, इंपॉर्टेंट रहता है, 10 से 15 मार्क का कवरेज रहता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर कवरेज भी पूरा 100% डिटेल में किया है, और मैं सारी चीजें कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, याद हो जाए साथ के साथ, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, रूल्स पर्टेनिंग टू अपील्स टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन अमेंडेड। अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में आपको ध्यान हो तो पहले एक ऑप्शन था कि रजिस्ट्रार अगर आपको अलाउ करता है तो आप मैन्युअली भी अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई टैक्स पेयर फाइल करेगा तो वो जीएसटी एपीएल 05 में फाइल करता था, और अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है तो वो जीएसटी एपीएल 07 के अंदर फाइल करता था।
दोनों ही केस में मैन्युअल फाइलिंग जो है अपील का वो यहां पर ऑमिट कर दिया गया है। सो अब आप मैन्युअली यहां पर फाइल नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही अपील को फाइल करना रहेगा, राइट। दूसरी चीज, जो हम मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते थे 45 डेज के अंदर, ध्यान हो तो आपको जीएसटी अपील 06 के अंदर, वो भी ऑमिट कर दिया गया कि अब आपको वो मैन्युअल फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अब इस केस में क्या हो गया है, चाहे अपील फाइल कर रहे हो, टैक्स पेयर फाइल कर रहा है या डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है या फिर आपका मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल की जाएगी, राइट। एंड दूसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज, ये मैटर सिर्फ और सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है, अपीलेट अथॉरिटी का नहीं। मतलब हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील है उस केस में तो अभी भी मैन्युअली आप फाइल कर सकते हो। दो केसेस के अंदर, कौन कौन से केस है याद आ रहा है कि आपको? पहला, जब कमिश्नर आपको नोटिफाई करता है, अलाउ करता है तो, एंड दूसरा, जब आप जिस ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हो वो ऑर्डर हमारे कॉमन पोर्टल पे शो ही नहीं हो रहा है, अवेलेबल ही नहीं है, तो इन दो केसेस के अंदर आप मैन्युअली अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर अपीलेट अथॉरिटी की बात करें तो ट्रिब्यूनल के केस में आप मैन्युअली फाइल नहीं कर पाएंगे, राइट। सो एक छोटा सा चेंज था। देन डेट ऑफ फाइलिंग अपील जो है उसके अंदर जो जीएसटी का फॉर्म था ना, वो फॉर्म नंबर चेंज किया है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान हो तो जब अपील आप फाइल करते हो अगेंस्ट एन ऑर्डर विच इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, तो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलता था जीएसटी अपील 02 के अंदर, है ना। और दूसरा, अगर अपील जिस ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है कॉमन पोर्टल पे, तो फिर आपको सेल्फ सर्टिफाई करके देना पड़ता था। एंड देन सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देखो आप विद इन 7 डेज देते हो, तो जिस दिन आपने दिया कॉपी, सॉरी जिस दिन आपने अपील फाइल किया वहां से टाइम लिमिट देखा जाता है, डेट ऑफ फाइलिंग अपील माना जाता है। लेकिन अगर 7 दिन के बाद में दिया है तो जिस दिन आपने वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी दिया है वहां से टाइम लिमिट देखा जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, पड़ी हुई है। अभी के लिए ध्यान क्या रखना है कि फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो मिलता था, पहले मिलता था जीएसटी एपीएल 02 के अंदर, अब मिलता है पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी एपीएल 02A। ये फॉर्म चेंज किया गया है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो जस्ट इतना सा चेंज यहां पर किया गया है। एंड लास्ट रूल नंबर 113 में भी चेंज किया गया है कि जब भी ऑर्डर पास किया जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा तो इसका समरी भी एक इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेंगे। एंड फॉर्म जो था वो पहले था फॉर्म जीएसटी एपीएल 04, अब यहां पर नया फॉर्म क्या गया है, फॉर्म जीएसटी एपीएल 04A। सो यहां पर ए लगा दिया गया, ये चेंज किया जिसके अंदर फाइनल अमाउंट ऑफ डिमांड जो है जितने भी कंफर्म किया वो यहां पर बताया जाएगा, राइट। सो छोटे छोटे से चेंज थे अपील्स एंड रिवीजन के अंदर। देखो यहां पर फॉर्म का चेंज है, यहां पर फॉर्म का चेंज है, यहां पर मैन्युअल फाइलिंग जो है वो यहां पर मना कर दिया गया अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में। एंड सिंगल मेंबर बेंच का थोड़ा प्रोसेस हमको बताया है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर नहीं है तो सिंगल मेंबर बेंच को दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई मैटर जो है वो पहले 2 बेंच ने सुना है तो अभी भी 2 मेंबर बेंच ही सुनेंगे। एंड जब भी 50 लाख का लिमिट देख रहे हो कम्युलेटिवली देखना है, ऑल इश्यूज को मिला करके, ऑल टैक्स पीरियड्स को मिला करके, राइट। एंड एक चेंज जो है प्री डिपॉजिट का है, अगर पेनल्टी की बात हो रही है तो फिर 10% ऑफ पेनल्टी अपने को लेना रहता है, राइट। सो ये हमारे सारे अपील्स एंड रिवीजन के अमेंडमेंट डन एंड डस्टेड हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, मिसलीनियस प्रोविजन करके एक हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24। उसके अंदर एक सेक्शन जुड़ा है जो सेक्शन है 148A। ये बात करता है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर सर्टेन गुड्स। कौन से गुड्स है सर? वो नोटिफाई करेंगे, क्या कुछ नोटिफाई किए, क्या अभी कुछ भी नोटिफाई नहीं किया, पहले प्रोसीजर दे दिया है ना कि ऐसा ऐसा होगा, अब जब भी गुड्स आएंगे तब देखा जाएगा। तो अभी तो कोई भी गुड्स को नोटिफाई नहीं किया गया, ठीक है। दोस्तों लाइट्स चली गई है, कंटिन्यू करते फिर से। चलिए दोस्तों, वी आर बैक नाउ। हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 148A जो बात करता है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर सर्टेन गुड्स, ठीक है। अभी गुड्स कौन कौन से है वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। प्रोसेस क्या दिया हुआ है तो देखो, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई करेंगे, स्पेसिफाई द गुड्स, या तो गुड्स को नोटिफाई करेंगे या फिर कोई पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई करेंगे हु आर इन पोजीशन और डील विद सच गुड्स टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे गुड्स के साथ डील कर रहा है या सप्लाई कर रहा है तो उनके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा तो देखिए, गवर्नमेंट में इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करेगा एक सिस्टम फॉर इनेबलिंग अफिक्सेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट देयरइन। तो ऐसा कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग बोलेंगे कि आपको लगाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट पे, हो सकता है कोई क्यूआर कोड हो सकता है या कोई भी ऐसा मार्किंग हो सकता है जो आपको अपने प्रोडक्ट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उस मार्किंग से क्या होगा, प्रिस्क्राइब द यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग फॉर सच गुड्स इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड देयरइन। मतलब उसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन बोलेंगे कि आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है तो वो सारा उस मार्किंग में होना चाहिए। मान लीजिए कोई क्यूआर कोड है तो जैसे वो स्कैन करते ही वो सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए जो गवर्नमेंट ने आपको बोली है, नोटिफाई की हुई है, ठीक है। अब देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग क्या हो सकता है, कोई डिजिटल स्टैंप हो सकता है,
कोई डिजिटल मार्क हो सकता है या एनी अदर सिमिलर मार्किंग हो सकता है जो कि यूनिक हो, सिक्योर है और नॉन रिमूवेबल। तो ऐसा कोई भी मार्किंग आपको अपने प्रोडक्ट्स पे करना पड़ेगा, राइट। देन जो भी पर्सन को ये प्रोविजंस लगते हैं उसको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो अफिक्स करना पड़ेगा ऑन द सेट गुड्स और पैकेजेस देयर ऑफ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, ठीक है, जिसके अंदर जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको बोला गया है वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हो। तो आपको अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर वो मार्किंग करना पड़ेगा। दूसरा, फर्निश करना पड़ेगा सच इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स विद इन सच टाइम एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन सच फॉर्म एंड मैनर। जो भी आपको बोला जाए वैसे रिकॉर्ड्स वगैरह आपको साथ में मेंटेन करना रहेगा। देन फर्निश करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड। अब समझना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कौन कौन सी मशीनरी इंस्टॉल की गई है इन द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, उसका भी डिटेल देना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि भैया मशीन का कैपेसिटी कितना है, वो कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो पता लगाएंगे कि भैया इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए तो सब पे मार्किंग है कि नहीं है ना। सो इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, कैपेसिटी हो सकता है, ड्यूरेशन कितना चलता है उस मशीन का, तो मशीनरी का डिटेल भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट, पे करना पड़ेगा सच अमाउंट इन रिलेशन टू द सिस्टम रेफर टू इन सबसेक्शन 2। सो यहां पर बोला ना कि आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करेंगे इनेबलिंग फिक्सेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो सिस्टम लगाने का जो भी चार्जेस रहते हैं, जो भी फीस वगैरह बोली जाती है, वो भी आपको यहां पर पे करना रहेगा, राइट। चलो, देन अगर कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लाई नहीं करता है इन प्रोविजन से रिलेटेड तो उनको यहां पर पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन नंबर 122 बी के। और पेनल्टी कितना है, तो यहां पर बोला है कि देखो वो व्यक्ति के ऊपर कुछ भी पेनल्टी लगता है डिमांड एंड रिकवरी के ऊपर या ऑफेंसिव पेनल्टीज में, तो वो चैप्टर में जो पेनल्टीज लगती है वो तो है ही, उसके अलावा ओवर एंड अबाउट ये एडिशनल पेनल्टी बोला गया है, हायर ऑफ 10% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स और रुपीज 1 लाख अंडर सीजीएसटी। और अगर आईजीएसटी का केस है तो 2 लाख रुपीज हमारा हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी हायर रहेगा उतना पेनल्टी यहां पर पेमेंट करना रहेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या? फिर से समराइज कर दूं क्या? देखिए सेक्शन नंबर 148 ए क्या बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कोई ऐसे गुड्स को या क्लास ऑफ पर्सन को जो ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं, तो उनको यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, सॉरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जो है यहां पर अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे करना रहेगा। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के अंदर वो सारी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्या है, जो भी वो नोटिफाई करते हैं वो जैसे ही वो मार्किंग को स्कैन करें, क्यूआर कोड हो गया ऐसा कुछ, तो उसमें सारी डिटेल्स मिलनी चाहिए, राइट। देन जो भी पर्सन को ये अप्लाई कर रहा है उसको पहले तो अपने प्रोडक्ट पे अफिक्स करना पड़ेगा वो क्यूआर कोड या बार कोड या जो भी आपने मार्किंग किया है वो। देन आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अवेलेबल कराने पड़ेंगे। देन आपने जो भी मशीनरी इंस्टॉल किया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे, उसका डिटेल देना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा वो सिस्टम के लिए जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो एंड अगर आप ये कंप्लाई नहीं करोगे तो 10% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स और रुपीज 1 लाख, इतना दोनों में से जो हायर होगा उतना पेनल्टी का पेमेंट आपको करना रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट आता है हमारे कस्टम्स के अंदर। कस्टम्स के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर चेंजेस हैं। पहला हमारा इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको असेसमेंट वाला पोर्शन आपको ध्यान होगा। सेक्शन नंबर 17 बात करता है सेल्फ असेसमेंट की, सेक्शन नंबर 18 बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट की, ठीक है। अब प्रोविजनल असेसमेंट किन किन केसेस में होता है तो थोड़ा सा मैं आपको लिंक करवाता हूं, देखो नोट्स है ना। तो ये हमने पढ़ा है प्रोविजनल असेसमेंट 4 केसेस के अंदर होता है। पहला, अगर आपका सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो अंडर सेक्शन 17(1) तो आप पीओ को रिक्वेस्ट करो कि हमारा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए। दूसरा, पीओ को ऐसा लगता है कि भैया जो भी गुड्स आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उनका कोई भी केमिकल या अदर टेस्ट करवाना चाहिए, तो उस केस में वो यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं। थर्ड, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने प्रोड्यूस कर दिए ऑल इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे वो सारे प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन फिर भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ फर्दर इंक्वायरी करना है, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है। एंड लास्ट, डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे वो प्रोड्यूस ही नहीं किए गए, फर्निश ही नहीं किए प्रॉपर ऑफिसर को, और प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भैया मुझे इंक्वायरी करना चाहिए, तो इन 4 केसेस के अंदर आपका प्रोविजनल असेसमेंट यहां पर किया जाता था, ठीक है। अब इसका अंदर जो है फाइनलाइज करने की टाइम लिमिट जो है वो चेंज की गई है, ठीक है। सो पहले आपको ध्यान हो तो टाइम लिमिट था 3 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनलाइज हो जानी चाहिए, है ना, और 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर। सो ये टाइम लिमिट पहले था, अभी भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट यहां पर नया लाया गया, ठीक है। तो मिनिमम टाइम लिमिट तो वही है कि इतने टाइम में होना चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स जो है आपको बोला गया है कि आपको प्रॉपर ऑफिसर को फाइनलाइज करनी पड़ेगी ड्यूटी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोविजनल असेसमेंट। और ये 2 ईयर्स का जो टाइम लिमिट है ये एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ऑन सफिशिएंट रीजन, एंड जो भी रीजन होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, एंड देन एक्सटेंशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। सो क्या चेंज है सर, आपको फाइनलाइज जो करना रहता है प्रोविजनल असेसमेंट का वो 2 ईयर्स के अंदर अंदर करना है, और 2 ईयर्स के अंदर आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आपको एग्री करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला है वेयर
द प्रॉपर ऑफिसर इज अनेबल टू असेस द ड्यूटी फाइनली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फॉर एनी रीजंस, मतलब यहां पर जो रीजंस दिए हैं, इन रीजंस की वजह से अगर वो ड्यूटी असेस नहीं कर पाया, तो फिर जिस दिन ये रीजन खत्म होंगे उस दिन से आपको ये 2 इयर्स प्लस 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? पहला बोला है एनी इंफॉर्मेशन इज बीइंग सॉट फ्रॉम एनी अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया थ्रू एनी लीगल प्रोसेस। आउटसाइड इंडिया से कोई इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो तो यार टाइम तो लगेगा ना, तो वो आपको जिस दिन वो आ जाए डिटेल्स, वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखना है। देन एन अपील इन सिमिलर मैटर ऑफ द सेम पर्सन और एनी अदर पर्सन इज पेंडिंग बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आपको जो है ये टाइम लिमिट नहीं देखना है। देन एनी इंट्रीम ऑर्डर ऑफ स्टे लग गया है, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो जब तक वो स्टे हट ना जाए तब तक आपको, जब तक वो रीजन खत्म नहीं होगा तब तक आपको वो टाइम लिमिट नहीं देखना है। ठीक है, देन सीबीएसई बोर्ड हैज इन सिमिलर मैटर इशूड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और ऑर्डर टू कीप सच मैटर पेंडिंग। सीबीएसई बोर्ड ही बोल रहा है कि नहीं उस मैटर को पेंडिंग रखो, तो भैया रहने दो। एंड लास्ट बोला है द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैज अ पेंडिंग एप्लीकेशन बिफोर द सेटलमेंट कमीशन और इंटरिम बोर्ड। सो इन सब केसेस के अंदर, इन 5 केसेस के अंदर जब तक वो रीजन खत्म नहीं हो जाता तब तक टाइम लिमिट नहीं देखना। जिस दिन वो रीजन जो है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, वहां से अपने को 2 ईयर का टाइम लिमिट देखना है फाइनलाइजेशन करने का, और एक्सटेंशन यहां पर 1 ईयर का मिल सकता है। राइट, समझ में आया आपको? चलो, सो द रीजन सीज टू एग्जिस्ट होगा, वहां से 2 ईयर प्लस 1 ईयर का टाइम लिमिट देखेंगे। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2025। अब पहले जो थे रेगुलेशंस 2018 हुआ करते थे, 2018 के जो रेगुलेशंस थे उनको हटा दिए गए और अब नए रेगुलेशंस लेकर के आए हैं। 1 बाय 1 डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अलग अलग रेगुलेशन 4, 5, 7, 8, 9 ऐसे अलग अलग दिया हुआ है। सारी चीजें देखो मैंने जितना पॉसिबल था समराइज किया है, बट चूंकि देखो थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है लेकिन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे। पूरा ध्यान बस इधर रखना, मैं सारी चीजें आपके दिमाग में बिठा दूंगा। ठीक है, चलो पहला रेगुलेशन नंबर 4 बोलता है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। अब देखिए आपका जो है प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था बिकॉज ऑफ द रीजन कि असेसी ने, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर था, उसने नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया था, है ना, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए था वो प्रोवाइड नहीं किया। उस केस में क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको 15 दिन के अंदर अंदर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बोलेगा कि भैया मुझे ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। राइट, सो 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को इंटीमेट करेगा। देन इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या करेंगे, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए गए, जो भी इंफॉर्मेशन मंगवाई गई, वो उनको फर्निश करनी पड़ेगी। कितने टाइम पीरियड में, तो 2 महीने के अंदर अंदर फर्निश करनी पड़ेगी। ये 2 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है बाय अनदर 2 मंथ्स बाय दी प्रॉपर ऑफिसर। और उसके अलावा कोई सीनियर ऑफिसर है, मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर का भी कोई सुपीरियर ऑफिसर है, तो वो और फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन टोटल जो एक्सटेंशन है वो कभी भी 14 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, सो 14 मंथ्स कब से देखना है, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट किया हुआ वहां से 14 महीने के अंदर अंदर तो आपको डिटेल प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट, अगर जो भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मंगवाई गई टैक्स पेयर के द्वारा, सॉरी इंपोर्टर एक्सपोर्टर से, अगर उसने सबमिट नहीं किया तो फिर प्रॉपर ऑफिसर फाइनलाइज कर देगा, ऑर्डर को फाइनलाइजेशन कर देगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उनके हिसाब से कर देगा। लेकिन अगर आप अच्छे होनहार व्यक्ति हो, आप सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए वो आपने फर्निश कर दिया है, तो फिर फर्निश करने के बाद आपको राइटिंग में यहां पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि भैया आपने जो जो चीजें मंगवाई थी मैंने आपको फर्निश कर दी है। राइट, चलिए ये था हमारा रेगुलेशन नंबर 4। देन आता है रेगुलेशन नंबर 5, बात करता है टाइम लिमिट टू कंक्लूड इंक्वायरी। अब देखिए प्रोविजनल असेसमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा कि मुझे कुछ इंक्वायरी करना है। ठीक है, हमने देखा था कि अगर कौन कौन से रीजंस में प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है, उसमें एक रीजन था कि भैया अगर प्रॉपर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने डिटेल्स ही प्रोवाइड नहीं की, तो फिर ये प्रोसेस हमने रेगुलेशन नंबर 4 में देखा। अब अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई इंक्वायरी करनी थी इसलिए प्रोविजनल असेसमेंट किया गया है, तो फिर उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को यहां पर इंक्वायरी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेयर प्रोविजनल असेसमेंट वाज डन फॉर द रीजन दैट पीओ डीम्स इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी, तो जो भी ऑफिसर होगा कस्टम्स का उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी इंक्वायरी एंड देन ट्रांसफर करना पड़ेगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द रिपोर्ट इन राइटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। राइट, सो जो भी कस्टम्स का ऑफिसर होगा वो सारा इंक्वायरी करेगा, सारा डिटेल्स देखेगा, और फिर जो भी रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उसके रिपोर्ट है उसको राइटिंग में ट्रांसफर करेगा, प्रोवाइड करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, और वो कितना में करना है, 14 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी रहेगी। राइट, देन आता है रेगुलेशन नंबर 7, बात करता है वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब देखिए आपका प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, फाइनल असेसमेंट होने में
आपने देखा टाइम लिमिट है, 2 इयर्स का टाइम लिमिट है। उस दौरान अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर चाहे तो खुद भी स्वेच्छा से यहां पर अपना ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है वो तो ठीक है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर में वॉलंटरी पे द ड्यूटी ऑन ओन असर्टेनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली अगेंस्ट द बिल ऑफ एंट्री या फिर शिपिंग बिल। अब जो भी पेमेंट आप करोगे उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, जब भी आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ज्यादा पे कर दिया तो रिफंड मिल जाएगा, कम पे कर दिया तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको और पे करना रहेगा, राइट। एंड जब भी ये एडजस्टमेंट किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यहां पर रहने वाला है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 8 बता देता है टाइम लिमिट फॉर फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन का टाइम लिमिट क्या है सर? पहले भी हमने देखा है टाइम लिमिट जो है वो 3 मंथ्स का रहता है, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड को एक्सटेंशन किया जा सकता है बाय अनदर 2 मंथ्स। जो भी सीनियर ऑफिसर वो एक्सटेंशन दे सकता है फॉर फर्दर 2 मंथ्स एट अ टाइम ऑफ द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सपायरी ऑफ सबमिशन। और मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, इस वजह से अगर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है तो जिस दिन भी आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दोगे वहां से आपको 3 मंथ्स देखना है। अगर आपका कोई इंक्वायरी बाकी था तो जिस दिन वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा वहां से 3 मंथ्स के अंदर अंदर करना रहेगा, राइट। अब ये टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा बाय अनदर 2 मंथ्स, लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, राइट। सो 3 मंथ प्लस 2 मंथ प्लस आपका मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 2 इयर्स का, राइट। चलिए देन रेगुलेशन नंबर 9 बात करता है मैनर ऑफ फाइनलाइजेशन। अब फाइनलाइजेशन कैसे किया जाएगा? तो जो भी एज पर प्रिस्क्राइब लो हमने देखा उसके हिसाब से फाइनलाइजेशन किया जाएगा। जो भी अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर डिफर करता है, मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट में पता चला कि 1 लाख रुपए पे करना है, लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में पता चला कि नहीं 1.5 लाख पे करना था। अब जो भी डिफरेंस आया तो वो यहाँ पर आपको इंटीमेट किया जाएगा बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है। और जब भी आपको ऑर्डर पास करेंगे नेचुरल जस्टिस यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है सर? जिसके अंदर सिर्फ कंक्लूजन ही नहीं होता, आपको रीजंस भी बता जाएंगे कि इन इन रीजंस की वजह से हमने ये ऑर्डर निकाला है, राइट। नेक्स्ट अगर आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कंफर्म कर देता है प्रोविजनल असेसमेंट को कि जितना प्रोविजनली पे किया था वो सही था, ठीक है, तो उस केस में जो है इट शैल फाइनलाइज आफ्टर रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, और वो उसको इंटीमेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई भी ड्यूटी शॉर्टफॉल है, कोई कम पेमेंट किया था प्रोविजनली और अब आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो आपको यहां पर जो है पे करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और कस्टम्स के अंदर आपको ध्यान हो प्रोविजनल असेसमेंट का जब भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कब से चालू होता है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। मान लीजिए आपका जो है पेमेंट जो आपने किया था, प्रोविजनल पेमेंट आपने किया 15 फरवरी को, तो 1 फरवरी से यहां पर जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ से यहां पर लगाया जाएगा। देन रेगुलेशन नंबर 10 बात करता है मैनर ऑफ क्लोजर सब्सिक्वेंट टू फाइनलाइजेशन। अब देखिए फाइनलाइजेशन हो गया तो मैटर क्लोज कैसा होगा? आफ्टर फाइनलाइजेशन जो है where the assessment is confirmed और full duty with interest is paid, तो उस केस में आपने जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था वो बॉन्ड आपका जो है बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रिक्रेडिट कर दिया जाएगा, एंड जो भी अगर सिक्योरिटी वगैरह ली तो वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया और आपने पेमेंट नहीं किया विद इन 90 डेज, ठीक है, 90 डेज हो गए अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो फिर उस केस में आपसे रिकवरी किया जाएगा। रिकवरी कैसे करेंगे? आपकी जो भी सिक्योरिटी वगैरह रहेगी उसको बेच करके पैसा रिकवर कर लेंगे, है ना। तो सिक्योरिटी को यहां पर बेच करके पैसा रिकवर किया जाएगा। देन अगर कुछ भी रिफंड अराइज होता है तो उस केस में जो है आपको रिफंड प्रोसीजर के हिसाब से सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से आपको रिफंड यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट लास्ट बोला है रेगुलेशन नंबर 12 बात करता है पेनल्टी की, कि अगर कोई भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर या उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है या कोई कस्टम्स का ब्रोकर है और जिन्होंने कॉन्ट्रावेंट किए एनी ऑफ द रेगुलेशंस जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा अप टू रुपीज ऑफ 2 लाख तक का पेनल्टी यहां पर पे करना रहेगा। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? चलो आई नो थोड़ा सा थियरी है, फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं क्या? चलो एक बार फिर से फटाफट से पूरा ध्यान इधर रखो, है ना। हमने रेगुलेशन नंबर को छोड़ो, अपना पूरा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। पहली चीज आपसे जो है आपका फाइनलाइजेशन किया जा रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था क्योंकि आपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो अब प्रॉपर ऑफिसर आपको 15 दिन के अंदर अंदर बोलेगा कि नेसेसरी ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, आप प्रोवाइड करो। फिर एसएससी यहाँ पर 2 मंथ्स के अंदर अंदर प्रोवाइड करेगा। ये 2 मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर 2 मंथ्स बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और कोई सीनियर ऑफिसर चाहे तो और एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड जो है वो 14 मंथ्स का रहता है, ठीक है। सो 14 मंथ्स पे तो आपको प्रोवाइड करना ही रहेगा। देन अगर आप प्रोवाइड कर देते हो डिटेल तो आपको इंटीमेट कर देना प्रॉपर ऑफिसर को कि मैंने दे दी सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपने जो है प्रोवाइड नहीं किया तो फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से असेसमेंट कर दिया जाएगा। देन इंक्वायरी की, अगर कोई इंक्वायरी बाकी थी इस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट किया गया, तो वो इंक्वायरी जो भी ऑफिसर रहेंगे कस्टम्स के
उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी और जो भी डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह है वो सारे डिटेल्स जो है प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में प्रोवाइड करने पड़ेंगे विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। देन अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर चाहे तो वॉलंटरी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो भी पेमेंट करेंगे वो एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से। देन फाइनलाइजेशन करने का टाइम लिमिट 3 मंथ्स का रहता है, एक्सटेंशन मिल सकता है बाय अनदर 2 मंथ्स का, और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है 2 इयर्स का, ठीक है। सो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 2 साल के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। देन जब भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर किया जाएगा वो स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से दिया जाएगा। अगर कुछ पैसा कम पे किया है तो अब आप पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और ज्यादा पे कर दिया है तो आपको रिफंड मिल जाएगा उसका, राइट। अब जब भी आपने पहले कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ फर्निश किया था, बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट किया था, तो वो वापस आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, जब भी पैसा आपको पेमेंट करना आ रहा है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद में 90 डेज में पेमेंट कर देना, अगर नहीं किया तो फिर वो आपको सिक्योरिटी को बेच करके रिकवर यहाँ पर किया जाएगा, राइट। एंड अगर आपने कोई भी प्रोविजंस को, कोई भी रेगुलेशंस को कॉन्ट्रावेन किया है तो उस केस में 2 लाख रुपीस तक का पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। डन है। चलो नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 18A। ये सेक्शन नया इंसर्ट किया गया है। सेक्शन नंबर 18 हमारा प्रोविजनल रिफंड का सेक्शन था, यहां पर नया सेक्शन लाए। इस सेक्शन के सामने 3 स्टार लगा दो, 3 स्टार्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। छोटा सा सेक्शन है, क्या बोलता है समझना। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एंट्री पोस्ट क्लियरेंस। अब पहले हमने देखा था कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया है और अगर गुड्स क्लियर भी हो गए उसके बाद में आप बिल ऑफ एंट्री को यहां पर जो है रिवाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब यहां पर ये एक बेनिफिट दिया गया है कि आप रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अगर टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो काफी बेनिफिशियल है, राइट। सो इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स may revise an entry already made in relation to the goods। क्लियर हो गया, गुड्स क्लियर हो गए हैं, उसके बाद भी आप रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, while revising the entry, importer exporter जो है रिकैलकुलेट करेंगे, रीअसेस करेंगे द ड्यूटी पेबल ऑन दी गुड्स। तो आपको कुछ लगता है कि नहीं यार मैंने बिल ऑफ एंट्री में या शिपिंग बिल में कुछ गलती कर दिया है, आप रिवाइज कर दो, ठीक है, रिकैलकुलेट करो, सेल्फ असेस करो और फिर रिवाइज कर सकते हो अपनी एंट्री को। नेक्स्ट, अब जब भी आपने रिवीजन किया है और रिवीजन एंट्री के बाद ऐसा लगता है कि आपने लेस ड्यूटी पे किया था अर्लियर, पहले ड्यूटी कम पे किया था, ठीक है, हो सकता है शॉर्ट पेड हो, अंडर पेड हो या नॉट पेड एट ऑल हो, आपने पे ही नहीं किया या कम पे किया, तो अब इस केस में क्या होगा, बाकी का ड्यूटी जो है अब आपको पे करना रहेगा, है ना। सो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो है वो डिफरेंशियल जो भी अमाउंट रहेगा वो पे कर देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। दूसरी चीज, जब भी मैंने रिवाइज किया एंट्री और पता चला कि मैंने एक्सेस पे कर दिया था, पहले एक्सेस पे कर दिए थे, एक्चुअल में कम पे करना था, तो जितना एक्सेस पे किया उसको आपको रिफंड मिल जाएगा, है ना। तो जब भी आप ये रिवाइज्ड एंट्री फाइल करोगे वो इटसेल्फ एज अ रिफंड एप्लीकेशन ही माना जाएगा। सो अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, राइट। वो आपका रिवाइज्ड एंट्री ही रिफंड एप्लीकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जब भी आपने रिवाइज किया अपने एंट्री को तो वो यहाँ पर वेरीफाई करेगा द रिवाइज एंट्री एंड सेल्फ असेसमेंट इन केस ऑफ सेलेक्टेड प्राइमरी बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू अप्रोप्रिएट सेलेक्टेड क्राइटेरिया। सो इनका जो भी क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि भैया आपने जो रिवाइज किया वो सही है कि नहीं है ना। तो वो सेलेक्टिव बेसिस पे कर सकते हैं, अगर उनको लगा तो वो आपका केस देखेंगे और वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट, अगर उनको लगता है कि नहीं यार आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया वो गलत था, तो उस केस में वो आपका ड्यूटी रीअसेस भी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ एंट्री इज नॉट अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। अब ये देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि रिवीजन कब नहीं कर सकते आप एंट्री का। तो 3 केसेस के अंदर रिवीजन नहीं कर सकते। पहला, कोई ऑडिट, सर्च, सीजर, समन एक्शन जो है आपके ऊपर ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, ठीक है, और आपको इंटीमेट भी कर दिया है, मतलब कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, तो अब आप जो है रिवीजन नहीं कर सकते। मतलब लोग क्या करते हैं समझो, पहले मैंने कम ड्यूटी पे कर दिया, ठीक है, और फिर जैसे ही मेरा प्रोसीडिंग शुरू हुआ अब मैं रिवाइज कर दूं एंट्री का कि अरे मेरे से गलती हो गई थी मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो वो अलाउड नहीं है ना। चालाकी यहां पर अलाउड नहीं होगी। आपको जो है जेन्युइनली कोई मिस्टेक हुआ है, रिवाइज करना चाह रहे हो कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई तो फिर रिवीजन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट। दूसरी चीज, अगर ड्यूटी जो है ऑलरेडी असेस कर चुके हो या रीअसेस कर चुके हो अंडर सेक्शन 17, 18 या 84, सेक्शन 17 सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 84 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट और कुरियर, है ना, तो इनके केस में अगर ऑलरेडी असेस या रीअसेस हो चुका है तो फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड बोला एनी अदर सिचुएशन जो कि नोटिफाई की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो इन 3 केसेस के अंदर आप अपना एंट्री को रिवीजन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन इन ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, राइट।
चलो लास्ट हमारा अमेंडमेंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपने एक स्कीम पढ़ा है रोड टेप का, ठीक है, स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर एक बड़ा सा लिस्ट दिया हुआ था कि ये लोग जो है ये स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर 3-4 लोग थे, हमारा एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हो गया, आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गए, है ना, एसईजेड यूनिट्स हो गई। तो इनको पहले जो है अलाउड नहीं था, लेकिन फिर वो अमेंडमेंट लेकर के आया और उनको भी अलाउ कर दिया कि ये लोग भी ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब वो जो बेनिफिट था इनको जो मिलता था इन लोगों को, वो बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। सो अब वो 31 मार्च 2026 तक जो है ये स्कीम का एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो एलिजिबल एक्सपोर्टर्स है फ्रॉम डीटीए हो गया, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एसईजेड यूनिट्स, इनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और ये एक्सटेंशन यहां पर किया गया है, राइट। तो इतना सा ही चेंज था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। यहां पर हमारे सारे अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। 9 पेजेस के अंदर सारे अमेंडमेंट्स हमने कवर किए हैं, हर चीज डिटेल में मैंने यहाँ पर पढ़ाई है, समझाई है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है, ठीक है। अमेंडमेंट्स देखो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम का आप एनालिसिस देख लेना, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए इस वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले, तो सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, जरूर से कैसा आपका फीडबैक है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।